तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक विमी सूत्र वगैरह सारी चीजें देखते हुए हम संधारित्र पर आएंगे और संधारित्र के सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि विद्युत धारिता क्या है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटी किसे कहते हैं। तो हम जो बातें जानते हैं मैं वहीं से शुरुआत करूंगा कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो हमें पता है कि उसको जब आप आवेश देते हैं तो जब भी किसी चालक को आप आवेश देते हैं तो आवेश देने से चालक का विभव क्या होता है, बढ़ता है। और जब आप चालक को आवेश देते हैं तो चालक पर जो आवेश होता है वो समान रूप से उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होने लगता है, फैलने लगता है और उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सिंपल बात हम पहले से जानते हैं, किसी भी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है। अगर आप इस बात का कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो मैं विभव के कॉन्सेप्ट से इसको आपको बता भी सकता हूं कि चालक को आवेश देने पर उसके विभव में कैसे वृद्धि होती है। कि जैसे जैसे आप चालक को आवेश देते हैं तो क्या होगा, उस आवेश को देने से क्या होगा कि उस चालक के जो आसपास जो उसका जो विद्युत क्षेत्र है उसके चारों ओर, वो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। अभी आप किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। अब जब उसका विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा तो विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से उस के क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो डेफिनेटली जब क्या होगा कि किसी चालक को आपने आवेश दिया, विद्युत क्षेत्र बढ़ा, है ना, तो अब एकांक धनावेश को लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए उसका विद्युत क्षेत्र बढ़ गया तो वो उसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा तो लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। तो उसके विभव में क्या होगी, उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी चालक को क्या होते हैं कि आवेश देते जाते हैं तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। और हम जानते हैं कि विभव क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। तो वो कार्य बढ़ता जाएगा, तो कार्य बढ़ता जाएगा तो ज्यादा ज्यादा आपको कार्य करना पड़ेगा, तो विभव भी उसके अनुरूप बढ़ने लगेगा। तो एक सिंपल लाइन ये है कि जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। ये आप याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है कि जब भी किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक को आवेश देने पर उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। तो चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि आवेश दिया, विभव में वृद्धि हुई, मतलब। और ये वृद्धि कैसी होती है, ये वृद्धि ऐसी होती है कि जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है और वो जो दिया गया आवेश है वो विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो आवेश, मान लीजिए आपने क्यू आवेश दिया और विभव में मान लीजिए जो वृद्धि हुई या परिवर्तन हुआ वो वी हुआ, तो क्यू जो है वो वी के अनुक्रमानुपाती होगा। सिंपल सी बात है, हमने कहा चालक को आवेश दिया, विभव में वृद्धि हुई। तो आवेश जैसे जैसे आप आवेश देते जाएंगे विभव में वैसे वैसे वृद्धि होती जाएगी और वो अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, मतलब वो जो चेंज आएगा वो दिए गए आवेश के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता चला जाएगा। तो फिर ऐसे में Q अनुक्रमानुपाती हो गया आपका V। मतलब आपने कहा कि चालक को आपने Q आवेश दिया और विभव में V वृद्धि हुई तो Q अनुक्रमानुपाती V। ठीक है, आवेश देते जाइए विभव बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्यू आवेश दिया, विभव में वृद्धि वी हुई तो क्यू अनुक्रमानुपाती हो गया वी के। क्लियर है। अब यहां से अगर आप ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो फिर यहां से एक नई बात या नए नियतांक की एंट्री होती है जिसे हम बोलते हैं सी। तो क्यू बराबर हो गया सी वी। क्या हो गया, सी। और ये जो सी है ना, ये आपका अनुक्रमानुपाती के निशान को हटने के बाद आया और ये एक आनुपातिक नियतांक है। किस तरह का आनुपातिक नियतांक है कि ये Q और V के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मतलब आपकी जो वृद्धि हो रही है वो आप देख रहे हैं कि Q बटे V के रूप में ये जो प्राप्त हुआ है इस वृद्धि से, ये कहलाएगा इस चालक की धारिता। इसे हम कहेंगे कि नियतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। अभी मात्रक पर नहीं आ रहा हूं मैं, धारिता का मात्रक फेरड होता है, मैंने यहां लिख दिया है, लेकिन मैं उसको आपको अलग से बताऊंगा। तो सी क्या है, एक नियतांक है जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं। अगर आप परिभाषा के रूप में देना चाहें, देखिए सिंपल बात तो थोड़ी थोड़ी सिंपल बातें तो हमने कर ली कि चालक को आवेश दिया, उसके विभव में वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे चालक को आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे विभव में वृद्धि होती। तो हमने कहा कि ये जो आपका
आवेश है, ये विभव में वृद्धि के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। मतलब अब आवेश को आप क्यू से व्यक्त करते हैं, है ना। अब विभव में वृद्धि को आपने वी लिख दिया, तो क्यू समानुपाती हो गया वी, और क्यू बराबर हो जाएगा सीवी। ओके, यहां से आपने कहा कि ये जो सी है इसे हम चालक की धारिता कहते हैं, और ये डेफिनेटली दिख रहा है अनुपातिक नियतांक के क्यू और वी के अनुपात के बराबर है ना, क्योंकि क्यू समानुपाती वी, क्यू बराबर सी वी कर दिया, और सी का मान हो गया क्यू बटे वी। तो एक अनुपातिक नियतांक है, इसको हम चालक की धारिता कहते हैं। अगर आपको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, यहां से अगर आपको धारिता की परिभाषा निकालना है तो धारिता जानते ना, धारिता का मतलब ये हुआ, सिंपल शब्दों में कहूं धारिता, जैसे आपने किसी बर्तन में पानी भरा, है ना, तो आप जब बर्तन में पानी उड़ेलते हैं, है ना, पानी भरते हैं, तो अगर वो पानी को ले पा रहा है बर्तन, तो हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटी है पानी को लेने की, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, जो धारिता है ना, ये एक शब्द है, ये विद्युत आवेश को जो हम संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, है ना, आवेश को कलेक्ट करने की जो क्षमता है ना, उसकी माप को बोलते हैं हम धारिता। आवेश को कलेक्ट करने की जो क्षमता होती है उसकी माप को बोला जाता है धारिता। कितने फेरेड धारिता है, मतलब इसके आवेश, इस ये जो आवेश को, ये चालक जो है इतने आवेश को कलेक्ट कर सकता है, मतलब इसकी धारिता इतनी है। ये संधारित्र इतने आवेश को कलेक्ट कर सकता है, इसकी धारिता इतनी है। एक्चुअली आवेश को कलेक्ट करने के लिए चालक से ज्यादा हम बोलते हैं संधारित्र के बारे में, उसको भी मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो ये भी एक प्लेट से हम बात कर रहे हैं, सिंपल प्लेट से हम बात कर रहे हैं, और उसी की धारिता को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कोई भी एक प्लेट से धारिता को बताते हैं, तो आप प्रैक्टिकली हम ऐसा मानते हैं, कह सकते हैं कि एक प्लेट है, सिंगल प्लेट है, तो वो एक्चुअली जो सेकंड प्लेट है वो अनंत पर है। खैर, मैं आगे उस पर बात करूंगा। तो जो आपने कहा कि चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि होती है, तो चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। चालक को आपने क्यू आवेश दिया, विभव में आपके वी वृद्धि हुई, क्यू अनुक्रमानुपाती आपका हो गया। ये यहां पर आप देखिए, क्यू अनुक्रमानुपाती आपने वी कर दिया, और यहां पर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते तो एक नियतांक लगाते हैं, आपको मालूम है के लगाते हैं, तो यहाँ आप सी लगा दीजिए, तो क्यू बराबर हो गया सीवी, या सी निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्यू बटे वी। और ये जो अनुपातिक नियतांक है इसे ही चालक की धारिता कहते हैं। अब जैसे कोई मान इस तरीके से आ जाता है, और आपको अगर परिभाषा देना हो, साहब इस सी की परिभाषा लिखो, कोई बात नहीं, आप वी को एक कर दो तो सी क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। परिभाषा लगाने का तरीका क्या होता है कि हर में जो मान दिया रहता है, तो वो उसको आप एक कर दीजिए, तो वो अंश के मान के बराबर हो जाएगा, सी बराबर क्यू हो जाएगा, वी को आप एक कर दीजिए। तो मतलब आपने क्या किया, आपने जो किया कि यदि वी एक हो तो सी बराबर क्यू, मतलब चालक की धारिता क्या हो गई, देखिए सी क्या है, चालक की धारिता, क्यू क्या है, दिए गए आवेश की मात्रा। चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के बराबर हो जाएगी जो विभव में कितनी वृद्धि कर दे, एक की वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे, एकांक वृद्धि कर दे। परिभाषा को बनाना आना चाहिए, परिभाषा स्वयं बन जाएगी। देखिए आप v को एक करा तो c बराबर क्यू, अब ये पता है कि कौन क्या है, अरे भाई धारिता को परिभाषित कर रहे हैं तो c धारिता होगी, क्यू क्या है, ये क्या है क्यू, चालक को आवेश दिया गया है, तो धारिता किसके बराबर हो गई, चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर हो गई जो विभव में कितनी वृद्धि कर दे, एक की वृद्धि कर दे। तो ये परिभाषा बन जाएगी आपको, क्या बन गई परिभाषा, कि किसी चालक की धारिता आंशिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में क्या कर देती है, इकाई वृद्धि कर देती है। ठीक है, तो ये सिंपल एक डेफिनेशन मैंने आपको एक उससे बता दी, एक चालक से आपको बता दी। अब मैं इसका व्यवहारिक पहलू बताऊंगा कि हम इस परिभाषा को एक चालक की बजाय संधारित्र से क्यों बताते हैं, मतलब दो चालकों के निकाय से क्यों बताते हैं। ठीक है, तो ये जो बात आपने समझी, इससे एक बात और आप समझिएगा कि जो विद्युत धारिता होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है, वो आवेश संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसकी क्या होती है, माप होती है, माप होती है, याद रखना। ठीक है, क्या होती है वो, माप होती है। और इसका यूज जो है वो जो आपका जो धारिता होती है, ये आप बहुत सारे आपने देखा होगा कि ये जो संधारित्र होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लगे होते हैं, है ना, उनकी अपनी धारिता होती है, और वो अलग अलग धारिता के कैपेसिटेंस या संधारित्र, मैं भी आपको उनको चित्र भी बताऊंगा कि वो विद्युत परिपथों में लगे रहते हैं, और वो आवेश को संग्रहित या संचित करने का वहां पर काम करते हैं। तो चलिए, ये मेरी विद्युत धारिता की परिभाषा हो गई, जिसको मैंने आपको क्या किया, एक चालक के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अब सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब भी आप धारिता को परिभाषित करें
तो कम से कम आपको 2 प्लेटें लेना चाहिए। कितनी प्लेटें लेना चाहिए? 2 प्लेटें आपको लेकर चलना चाहिए और फिर उसके माध्यम से आपको उसको परिभाषित करना चाहिए। तो चलिए मैं 2 प्लेटों के माध्यम से उसको परिभाषित करूंगा। अगर आप जैसे एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगा, अगर आपको एग्जाम में धारिता की परिभाषा पूछते हैं तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, और इतना बड़ा भी नहीं लिखना हो तो आप सिंपल ही लिखना कि किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। तो जो चालक की धारिता होती है वो आंशिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। तो अगर आपको केवल धारिता की परिभाषा देना है तो एक लाइन यहां से दीजिएगा, ये वाली 1-1.5 लाइन ये लिख दीजिएगा और 1 आध लाइन ये लिख दीजिएगा, तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी धारिता की परिभाषा, लेकिन वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमें तो समझ में आ गया कि क्यों आवेश देंगे तो विभव में भी वृद्धि होगी, तो क्यों समानुपाती होगी अभी, है ना। दैट्स ऑल। वृद्धि या परिवर्तन शब्द भी आप यहाँ लिख सकते हैं और यहां से आप सी निकाल लीजिएगा। इसकी एक डेफिनेशन आप और दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगी वो परिभाषा कि ये जो आवेश की जो मात्रा होती है और जो विभव में परिवर्तन होता है उसके अनुपात को धारिता कहते हैं। तो एक परिभाषा और हो जाएगी, है ना। मतलब एक परिभाषा आप आसानी से ये भी लिख सकते हैं ना, अगर आप भूल गए मान लीजिए सारी इस बातें, तो यहां से देखिए आवेश की मात्रा बटे विभव में परिवर्तन, इसका अनुपात जो है चालक को दिया गया आवेश बटे उसके विभव में परिवर्तन, ये इसके अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको पूरी पूरी बात समझाना, है ना। एग्जाम के मार्क्स तो आते रहेंगे लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एग्जाम में, तो अब आप जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि एग्जाम में लिखना क्या है। उन्होंने पूछा धारिता, ओके 1.5-2 लाइन ये यहां से ऊपर से 1-1.5 लाइन नीचे से लिख देंगे आप। चलिए अब धारिता के मूल कॉन्सेप्ट पर आता हूं कि एक्चुअली धारिता को कहां से परिभाषित करना चाहिए, है ना। देखिए धारिता के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपको 2 प्लेटों प्लेटों के साथ चलना चाहिए, मतलब आपको संधारित्र लेकर चलना चाहिए। अब आप कहेंगे संधारित्र के बारे में आपने बताया तो है ही नहीं और आपने 2, तो मैं आपको अभी सिंपली इतना बताता हूं क्योंकि संधारित्र पर मैं आने वाला हूं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि जब कोई 2 चालक आप ले लेते हैं, है ना, और बीच में कोई विद्युत रोधी अगर आप उसके लगा देते हैं तो वहां जो एक निकाय बनता है 2 चालकों का, उसको हम बोलते हैं संधारित्र। मतलब हमारे पास 2 प्लेटें होती है। अब जैसे कि आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए अब एक एक प्लेट है ना, यहाँ पर आपको ये आपको एक प्लेट है और इसको आपने दिया, आपको आप इसको प्लस क्यू आवेश दे देते हैं। ओके, अब क्या हुआ, ये चालक 1 हो गया, ठीक है। अब आपने कहा चालक 2 क्या है, अब चालक 2 पर आपने देखा कि यहाँ क्या हो गया है कि ये इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, है ना। मतलब ये इसके पास में आपने अगर अनावेशित चालक लगाया तो इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो अब जब भी किसी चालक पर कोई आवेश रहता है तो उसका अपना एक विभव होता है। तो इसका विभव मान लीजिए V1 है, इसका विभव कितना है, V2 है। तो इनके बीच विभव का अंतर कितना है, V1 माइनस V2, यही है ना। दोनों चालकों के बीच विभवांतर कितना है, V1 माइनस V2, क्योंकि दोनों के विभव अलग अलग होंगे, है ना। तो इनका विभवांतर कितना हो गया, V1 माइनस V2। तो 2 चालक हैं और 2 चालक विद्युत रोधी द्वारा पृथक है। अभी हमने देखो डेफिनेशन को एक चालक से भी बता दिया था आपको, एक चालक लिया और हमने कहा क्यू आवेश दिया, उसके विभव में भी वृद्धि हुई, क्यू अनुक्रमानुपाती भी। लेकिन स्टैंडर्ड रूप में क्या होना चाहिए कि एक चालक में क्या होता है कि फिर उसका जो दूसरा चालक होता है उसको अनंत पर माना जाता है। तो व्यवहारिक रूप से हमको क्या करना चाहिए कि हमको इस तरीके से चलना चाहिए जैसा हम चल रहे हैं। लेकिन आप एग्जाम में लिखना है तो आप एक चालक से उसकी डेफिनेशन को लिख दीजिएगा, पर समझने के लिए लिखना है तो फिर पूरा आप इस तरीके से इसको समझिए। तो कोई संधारित्र है जो विद्युत रोधी द्वारा पृथक 2 चालकों का एक निकाय है, एक चालक को आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो प्लस क्यू चार्ज देने से क्या हुआ आगे मैं आपको समझाऊंगा कि दूसरे चालक पर यहां अगर ये अनावेशित चालक होता तो इस पर ये माइनस क्यू चार्ज कैसे आता, ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा। ये प्रेरण के कारण आता है। तो यहाँ इसकी ये वाली जो सरफेस इसके सामने है इस पर माइनस क्यू आ जाता है। तो इसका विभव अगर V1 है और इसका विभव V2 है तो इनके बीच का जो विभवांतर है वो रहेगा V1 माइनस V2, मतलब विभव का जो अंतर आया वो V1 माइनस V2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ऐसे में हमने कहा कि हम व्यवहारिक रूप से चल रहे हैं और व्यवहारिक रूप में क्या हो रहा है ना। देखिए थ्योरेटिकली मैंने एक चालक से आपको पूरी परिभाषा बता दी, लेकिन व्यवहारिक रूप से मैं कह रहा हूं कि संधारित्र है और संधारित्र में कितने चालक हैं, 2 चालक हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज है और एक पर माइनस क्यू चार्ज है। तो उनके बीच का जो विभवांतर है वो V इज इक्वल टू कितना है, V1 माइनस V2 है। ठीक है, तो यहां से जो बात कहने में जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा
कि जो Q होगा वो समानुपाती होगा किसके, V के। अब देखिए आप कहेंगे Q तो सर पहले, यहां पर आपने पहले चालक को दिया गया आवेश है ना, तो फिर इसको आप V के अनुक्रमानुपाती लिख रहे हैं, तो बात तो वही हो गई जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि अगर एक चालक लेते हैं और उसको Q आवेश देते हैं और उसके विभव में अगर परिवर्तन V होता है तो Q अनुक्रमानुपाती V। अरे भाई वही बात है, जब आप किसी चालक को Q आवेश दे रहे हैं और अगर उसके विभव में परिवर्तन V मान लिया आपने, है ना, तो Q अनुक्रमानुपाती V हो गया। और अगर आपने संधारित्र लिया, तो एक संधारित्र लिया मतलब दो चालक लिए, तो एक चालक को आपने Q आवेश दिया, है ना, तो उसका विभव हो गया V1। ओके, अब उसके पास दूसरा अनावेशित चालक रखा था, प्रेरण हुआ, तो उसकी साइड में जो 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 उसकी साइड वाला तल था उस पर माइनस Q आया। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको संधारित्र में कैसे आता है, तो उसका विभव कितना हो गया, V2 हो गया। तो भाई विभवांतर कितना हुआ, मतलब विभव में चेंज कितना हुआ, V तो हुआ, और वो किसके कारण हुआ, उस पहले चालक को Q आवेश देने के कारण हुआ, है ना। तो Q अनुक्रमानुपाती क्या होगा, V होगा। मतलब Q को हम यहां संधारित्र का आवेश कह सकते हैं, है ना। प्रैक्टिकली पहले पहला जो आपका पृथक्कृत चालक है, मतलब फर्स्ट वाला जो चालक है, उसके आवेश को ही हम क्या बोलते हैं, संधारित्र का आवेश कहते हैं, याद रखना। तो मतलब यहाँ जो एक Q है वो संधारित्र का भी आवेश है, पहले पृथक्कृत चालक का भी आवेश है, ठीक है। तो Q अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, V। वही बात जो अभी हाल मैंने बताई थी, Q बराबर आप CV कर देना, C को आप कांस्टेंट कर देना, या C बराबर क्या कर दोगे आप, Q बटे V कर देना सूत्र रूप में, और यही आपकी फेरेड के रूप में क्या बन जाएगी, धारिता बन जाएगी। अब अगर परिभाषा बनाना है तो यहां से क्या होगा, संधारित्र के रूप में इसकी परिभाषा बना देना। देखिए मैंने चालक के साथ भी इसकी परिभाषा बता दी आपको, संधारित्र के रूप में भी इसकी परिभाषा बता दी कि धारिता की परिभाषा क्या होती है ना, क्या होती है कि वहां पर आपने क्या किया, किसी चालक को आपने आवेश दिया था और आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि हुई, तो Q आवेश दिया, विभव में V वृद्धि हुई, तो Q अनुक्रमानुपाती V लिख दिया था। यहां आपने क्या किया, एक चालक को आपने, मतलब दो चालकों का एक निकाय है, एक चालक को आपने प्लस Q चार्ज दिया, उसका विभव V1 हो गया। दूसरा चालक अनावेशित था, परंतु इसके पास में होने से यह प्रेरण हुआ और इसके पास वाले तल पर यह माइनस Q चार्ज आ गया, तो आपने कहा इसका विभव हो गया V2। अब इसका विभव V2 हुआ, तो इनके बीच का जो विभवांतर है वो V हुआ, मतलब विभव का अंतर हो गया V। मतलब यहां इस चालक पर विभव में कोई फर्क आ रहा है, तो ये विभवांतर बन गया इन दोनों के बीच का, वो हो गया V। तो Q जो है वो V के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यही बात हमने यहाँ कही। मतलब अब यहां पर अगर आप धारिता को परिभाषित करना चाहें तो एक नए तरीके से कर सकते हैं कि जैसे V बराबर यहाँ एक कर दीजिए, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q। ये भी आपने वहां किया था, है ना। अब यहां कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए, कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो आंकिक रूप से क्या होगा, उस पर, किस पर, या तो संधारित्र पर बोल दीजिए या पहले पृथक्कृत चालक पर बोल दीजिए, आवेश की मात्रा के बराबर होगी। C बराबर Q होगा, कब, जब दोनों चालकों के बीच विभव में कितनी वृद्धि कर दें हम, इकाई वृद्धि कर दें। तो विभव में अगर इकाई वृद्धि हो गई या इकाई चेंज हो गया, परिवर्तन शब्द ज्यादा उपयोगी रहेगा, तो इकाई चेंज हो गया तो फिर हम कहेंगे आवेश की वो मात्रा के बराबर हो गई, है ना। तो देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये जो धारिता की परिभाषा है इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संधारित्र से धारिता बताते हैं या चालक से धारिता बताते हैं। मेरे ख्याल से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चालक से भी धारिता बता दें तो कोई बुराई नहीं है, और अगर आप संधारित्र से बताते हैं तब भी वो पहले चालक को जो आपने आवेश दिया है वही आवेश आपका संधारित्र का भी आवेश माना जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और उसी को आपने क्या किया था, उसी को आपने उसको आवेश दिया था, और उसी को आपने आवेश दिया, कौन सा आवेश दिया, उसको Q आवेश दिया, और उसी को जो आपने आवेश दिया है वही उसके विभवांतर के क्या बन रहा है, Q अनुक्रमानुपाती है V के। चलिए अब यहां से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ कर रहा हूं कि C इज इक्वल टू हुआ Q अपान V। इसी को लेकर चलते हैं कि धारिता किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो दो चालकों का अगर आपने निकाय लिया, जैसा कि आपने अभी संधारित्र लिया था, तो वो दो चालकों का जो निकाय है वो डिपेंड करेगा कि उनका ज्यामितीय विन्यास क्या है, ज्योमेट्री क्या है उनकी, है ना। मतलब वो जो चालकों का निकाय आपने लिया है उसकी ज्योमेट्री क्या है, इस बात के ऊपर वो डिपेंड करेगी धारिता, उसकी आकार, आकृति और उनके बीच की दूरी कैसी है, इस बात के ऊपर डिपेंड
करेगी धारिता। और दूसरी बात, धारिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उन दोनों चालकों के बीच आपने माध्यम क्या लिया है। अगर आप दोनों चालकों के बीच वायु या निर्वात ले लेते हैं तो धारिता को अगर सपोज मान लो आपने सी मान लिया, तो अगर आप वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में जाएं, है ना, कोई उनके बीच में कोई अन्य पराविद्युत का माध्यम ले लें, जैसे आप अभ्रक ले लें, कागज ले लें, अन्य पराविद्युत का जो भी माध्यम लेंगे तो फिर धारिता उसकी उतने ही गुनी हो जाएगी। जैसे आपने कहा के पराविद्युत का माध्यम लिया तो धारिता कैसी हो जाएगी। मान लो वायु में धारिता सी थी, अब आपने कहा नहीं हम तो के पराविद्युत के माध्यम में जा रहे हैं, तो धारिता कैसी हो जाएगी, है ना। इस पर आगे मैं देखिए आवेश, धारिता, विभव, इन सब के बारे में आपको के पराविद्युत में रखने पर एक साथ एक चार्ट बनवा दूंगा, तो आपको 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। सिंपली अभी बता रहा हूं कि के पराविद्युत माध्यम में रखा, और अगर मान लीजिए वायु में धारिता सी थी और आपने उसको के पराविद्युत के माध्यम में डाल दिया, मतलब दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युत का माध्यम भर दिया। पहले दोनों प्लेटों के बीच वायु थी तो धारिता सी, अब दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युत का माध्यम भर दिया तो धारिता कैसी हो जाएगी, मतलब के गुनी हो जाएगी, जितना भी होगा उसकी के गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। एग्जाम में एक छोटा प्रश्न 3 नंबर में ऐसे बन सकता है कि धारिता किसे कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आप धारिता की परिभाषा लिखिएगा, सिंपल परिभाषा, या तो आप चालक से लिख दीजिएगा या संधारित्र से लिख दीजिएगा, और उसको प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिख दीजिएगा। अब मैं आपको लेकर आता हूं कि धारिता होती C बराबर Q बटे V। एक बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहां से आपको कि धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। तो आवेश का क्या है, गुलाम है। आवेश देखिए C बराबर Q बटे V, है ना, तो धारिता C, आवेश Q, और विभव या विभवांतर आपका हो गया V। तो C बराबर है Q बटे V। ठीक है, Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। विभव का क्या हो गया, वोल्ट हो गया, तो ये कूलाम प्रति वोल्ट हो गया, और कूलाम प्रति वोल्ट को हम बोलते हैं फेरेड। तो धारिता का जो एसआई पद्धति में मात्रक होगा वो होगा फेरेड। क्या होगा, फेरेड होगा, याद रखिए क्या होगा, फेरेड होगा। एक और मजेदार बात अभी बता देता हूं, है ना, बाद में तो बताऊंगा ही, कि जो सीजीएस मात्रक होता है वो स्थित फेरेड होता है। क्या होता है, स्थित फेरेड होता है, और एक फेरेड के अंदर 9 इंटू 10⁻11 स्थित फेरेड होते हैं। तो याद रखिएगा धारिता का एसआई मात्रक क्या हो गया, फेरेड हो गया। आगे बढ़ जाएं, अब विमी सूत्र ले लेते हैं। तो भैया जी हमको आवेश के विमी सूत्र में विभव के विमी सूत्र का भाग लगाना पड़ेगा। अब आपको अगर आवेश का विमी सूत्र याद है, विभव का विमी सूत्र याद है, तो आप धारिता का विमी सूत्र निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो अच्छा, यहाँ अगर एक फेरेड धारिता की परिभाषा देने को आ जाए कि एक फेरेड धारिता से आपका क्या आशय है, तो एक फेरेड का मतलब हुआ 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। तो चालक को अगर आपने 1 कूलाम आवेश दिया और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो धारिता 1 फेरेड होगी। 1 कूलाम आवेश दिया, विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हुई तो धारिता 1 फेरेड हो जाएगी। किसी भी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया या संधारित्र को 1 कूलाम आवेश दिया, है ना, अब यहाँ आपने कहा चालक को 1 कूलाम आवेश दिया, विभव में 1 वोल्ट की, सिंपल लिखना चाहे तो आप तो चालक से लिख दीजिएगा कि चालक को 1 कूलाम आवेश दिया, विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हुई तो धारिता आपकी 1 फेरेड कहलाएगी। तो ये भी डेफिनेशन आप तैयार करके रखिएगा कि 1 फेरेड की धारिता किसे कहते हैं। चलिए अब इसका विमी सूत्र लेते हैं। तो आवेश का विमी सूत्र क्या होता है, क्यू का विमी सूत्र 80 होता है। और विभव का विमी सूत्र कैसे निकालते हैं आप, विभव का विमी सूत्र निकालते हैं आप W अपान क्यू से। W अपान क्यू का मतलब भाई विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, तो V इजिकल टू होता है W अपान क्यू। कार्य का विमी सूत्र बटे आवेश का विमी सूत्र मिलकर जो है आपका विभव का विमी सूत्र बनता है। तो V इजिकल टू W अपान क्यू से निकलेगा। W मतलब कार्य, ml² t-2, और Q का हो जाएगा 80। तो यहां से जब आप लिखते हैं तो आवेश के विमी सूत्र को तो आपने लिख दिया 80, लेकिन विभव के विमी सूत्र को आपको उसी समय हैंड टू हैंड साइड में निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी आपको यह सलाह है कि विभव का विमी सूत्र याद रख लीजिएगा, है ना, ये याद कर लीजिए। हालांकि इसको निकाल सकते हैं V इजिकल टू W अपान क्यू से। तो कार्य का तो ml² t-2 हो गया और Q का हो गया 80। तो ml² t-2 अपान 80, ओके, तो ml² t-3 a-1 हो जाएगा विभव का विमी सूत्र। ये निकाल कर रखना चाहिए आपको विभव का। V इजिकल टू W अपान क्यू से निकल जाएगा। कार्य के विमी सूत्र में आवेश के विमी सूत्र का भाग लगा देना। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, और ऊपर 80 है तो ये आपका हो जाएगा। देखिए अब m ऊपर गया तो m की पावर -1, l ऊपर गया l की पावर -2, t3 है माइनस का और t1 वहां पर है
तो T3 माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, तो +3 और +1 +4 हो गए। a -1 है, ऊपर गया तो +1 हो जाएगा, और 1 +1 ऊपर है तो ये हो गया a⁻2 हो गया। तो m-1 l-2 T4 a⁻2 ये धारिता का विमीय सूत्र है। आप इसमें सिंपली अगर आप जैसे मान लो विभव का विमीय सूत्र भूल भी जाएं तो आवेश का आपको याद है AT, और विभव के लिए आप यहाँ पे कार्य का लिख दीजिएगा और बटे फिर आवेश का लिख दीजिएगा। तो कार्य का ml² T-2 और आवेश का फिर लिख दीजिएगा AT। तो ये AT ऊपर जाएगा तो AT ऊपर जाएगा, a² T² बन जाएगा, और नीचे ml² T-2 होगा, बाद में ये आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। और एक और खास बात आप याद रखिएगा कि जो धारिता होती है वो अदिश राशि होती है। और एक मजेदार बात बता देता हूं आपको, C = Q/V, ऐसे याद रखना आपको, C = Q/V, तीनों अदिश, C भी अदिश, Q भी अदिश, V भी अदिश, एक साथ तीनों याद करा दिए मैंने। C = Q/V, तीनों अदिश, ठीक है, मतलब सदिश अदिश की झंझट खत्म। इस पार्ट की जो तीनों राशियां हैं यूनिट 1 की, C, Q और V, तीनों अदिश होती है ना। अभी अब बात किया ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता सदिश राशि, ओके, याद रखना। ये तो मैं इस सूत्र के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको 3 बातें याद करने की जो टेक्निक है वो मैंने बता दिया आपको, कि जो C = होता है वो Q/V, ये तीनों राशियां अदिश है, मतलब धारिता भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चलिए, अब एक और बात, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो विभव, अगर देखिए ये C = Q/V, अगर विभव शून्य हो गया तो धारिता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो पृथ्वी की धारिता क्या है, अनंत है। तो याद रखना, पृथ्वी का विभव शून्य और उसकी धारिता अनंत, ये बहुत एक आपको मैंने बेसिक बात बता दी जो आपको काम आने वाली है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं संधारित्र की, कि साहब आपने अभी संधारित्र के बारे में इतनी सारी बातें बताई, आप थोड़ा सा हमको संधारित्र एक बार समझा दीजिए, तो पीछे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो मैं आपको संधारित्र को समझा देता हूं और इससे आपकी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वैसे देखिए, अभी मैंने आपको जब 2 प्लेटें ली थी तो किसी भी शेप की ले ली थी, है ना, ऐसे ही कोई शेप ले लिया था। तो वो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप प्लेटों का कैसा शेप ले रहे हैं जिसके कारण संधारित्र बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जब हम लेंगे संधारित्र तो मैं आपको समांतर प्लेटों से उसको समझाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो संधारित्र का चिन्ह होता है वो समांतर प्लेट संधारित्र के चिन्ह से ही उसके उसके चिन्ह या प्रतीक को शो करते हैं। तो देखिए संधारित्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि संधारित्र में कितनी प्लेटें होती है, 2 प्लेटें होती है ना। आवेश की कौन सी प्लेट को देते हैं, पहली प्लेट को देते हैं। फिर कौन सी घटना होती है, प्रेरण की घटना होती है, सब बताता हूं मैं, देखिए चलिए। और उसी से संधारित्र बनाते हैं। संधारित्र वास्तव में क्या है मालूम है आपको, आवेश को संचित करने वाली युक्ति या डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे होते हैं, कैपेसिटर, संधारित्र आपने देखा होगा, आपके कूलर में भी होता है कैपेसिटर, है ना। हर जगह जहां पर भी चार्ज को वो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टोर करके कंटिन्यूस फ्लो देना हो तो वहां संधारित्र का यूज करते हैं, संधारित्र का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फिल्टर्स में इसका यूज करते हैं। आवेश का कहीं पर अगर मान लो संग्रहण करना है, एनर्जी का संग्रहण करना है, तो वहां भी संधारित्र का यूज हम करते हैं। तो देखिए संधारित्र के बारे में बता देता हूं कि संधारित्र क्या है, कि उस वो जो चालक है ना, उसके आकार या आयतन में कोई चेंज नहीं करते, और चेंज किए बिना अगर उसकी धारिता को आप बढ़ा दें तो वो युक्ति कहलाती है संधारित्र। मतलब उसकी कैपेसिटी को अगर आप बढ़ा दें तो वो युक्ति कहलाती है संधारित्र। मतलब किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं। और मतलब कुल मिला के संधारित्र कैपेसिटी को बढ़ा देता है और आवेश को संचित करने के काम आता है। अब ये कैसे काम करता है इसको देखना, ठीक है। इसके काम करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिए, ये मैं 1 नंबर में एक चित्र बता रहा हूँ आपको, कि ये A1 का आपकी कौन सी हो गई, यह मैंने A1 चालक प्लेट लिया और इसको मैंने आपको +Q चार्ज दिया, मतलब इस प्लेट को मैंने धनावेश दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, एक पृथक्कृत चालक प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट ली और मैंने उसको धनावेश दे दिया, ये धनावेश मिल गया उसको। देखिए संधारित्र कैसे बनता है ये बता रहा हूं मैं आपको। तो एक चालक प्लेट ली, 2 प्लेटों से संधारित्र बनता है, तो पहली प्लेट ले ली मैंने, कौन सा आवेश दे दिया उसको, धन आवेश दे दिया। अब क्या करूंगा मैं, देखिए संधारित्र बनाना है, कितनी प्लेटें होगी, 2, अभी कितनी हुई, 1, कौन सा आवेश दिया इसको मैंने, धन आवेश। अब मैं क्या करूंगा, इसके पास में देखिए एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, संधारित्र क्या है इसका सिद्धांत लिखिए, और वही मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। तो संधारित्र क्या है आपने समझ लिया, आवेश संचित करने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं। और कैसी युक्ति है कि वो उसमें कोई जो चालक होता है,
ये जो चालक जैसे आपने लिया है, ये एक चालक है, इसके ना तो मैं आकार में परिवर्तन करूंगा ना आयतन में परिवर्तन करूंगा, और इस चालक की धारिता बढ़ा दूंगा। ये युक्ति कहलाती है संधारित्र। और वो कितने चालकों से मिलती है? 2। मतलब अब इसकी धारिता बढ़ा, इसके पास एक चालक और लेकर, और वो चालक कैसा होगा? अनावेशित चालक प्लेट लेके आओ इसके पास। ये आप एक अनावेशित चालक प्लेट बी इसके पास लेकर आ गए। मतलब आपने एक चालक प्लेट ली, इसको धनावेश दिया, और इसके पास एक अनावेशित चालक प्लेट बी लिया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होगी प्रेरण की घटना। क्या होगी? प्रेरण की घटना। देखिए, इसमें भी बी में भी धनावेश और ऋणावेश तो बराबर बराबर थे, है ना, और ये अनावेशित थी, मतलब ये न्यूट्रल थी। अब क्या हुआ? जब इस पर आप धनावेश लेकर आए ना, तो इसके ऋणावेश इधर शिफ्ट होंगे। किधर? जिधर इसके धनावेश का तल है। इसके इस तल पर जो है, जो तल किधर है? ए की तरफ है, उस पर ये प्रेरित ऋणावेश यहां आ जाएगा। तो इस पर बी पर जो है प्रेरित ऋणावेश आ जाए, कहां पर? इस ए के निकटवर्ती तल पर, और दूर वाले तल पर प्रेरित धनावेश। ऐसा शिफ्टिंग हुआ ना, तो इस धन की तरफ ऋण आ जाएगा, और दूर वाले साइड पर क्या रह जाएगा? बच जाएगा, धन बच जाएगा। तो ये जो आपने किया, क्या किया आपने? कि हमने एक पृथकृत चालक प्लेट या आइसोलेटेड प्लेट ली, अलग थलग पड़ी हुई एक प्लेट ली थी, और इसको हमने धनावेश दिया, ये धनावेश। अब इसके पास बी लाए हम। बी क्या है? अनावेशित प्लेट है। लाए। अब अनावेशित प्लेट लाने के बाद कौन सी घटना होगी? प्रेरण की घटना होगी। तो बी का ये वाले साइड पर आ जाएगा प्रेरित ऋणावेश, और दूर वाले साइड पर आ जाएगा प्रेरित धनावेश। समझ गए प्रेरण को, इंडक्शन को? प्रेरण में क्या होगा कि वो जो अनावेशित प्लेट रहती है, उसके उस साइड पर ऋणावेश, मतलब विपरीत आवेश आ जाएगा। यहाँ धन है तो यहाँ आ जाएगा ऋण, और दूर वाले पर आ जाएगा धन। बताया भी मैंने क्यों आ जाएगा। तो जो बात मैंने आपको सिखाई है कि आपने ली एक पृथकृत चालक प्लेट है, इसको कौन सा आवेश दिया आपने? धनावेश दिया। इसके पास में कौन सी प्लेट लाए आप? एक अनावेशित चालक प्लेट बी लेकर आए। ये दो प्लेटों से आपका संधारित्र बन जाएगा, है ना। दो प्लेट ली, दो चालक प्लेटें हो गई, आपका संधारित्र हो गया। तो एक चालक प्लेट धनावेश दिया, पास में एक अनावेशित चालक प्लेट बी लेकर आए। क्या घटना हुई? प्रेरण की घटना हुई। क्या होगा? बी का बोतल जो एक ही तरफ है या एक के निकटवर्ती है, उस पर प्रेरित ऋणावेश आ गया। देखिए आप, ये आ गया प्रेरित ऋणावेश, और दूरवर्ती तल पर आ गया प्रेरित धनावेश। आ गया, इधर प्रेरित ऋणावेश आ गया, इधर प्रेरित धनावेश आ गया। अब क्या होगा? ये जो प्रेरित ऋणावेश आया है, ये इस ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा। क्या करने का प्रयास करेगा? कम करने का प्रयास करेगा। और प्रेरित धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो प्रेरित ऋणावेश ए के विभव को कम करने का प्रयास करेगा, और प्रेरित धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। भाई, ऋण धन को कम करने का प्रयास करेगा, और धन धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। पास में कौन है? ऋण है कि धन है? ऋण है, तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो क्या हो जाएगा फिर? ये क्या होगा? ए का विभव कम हो जाएगा। क्या सीखा हमने? देखिए, सीखा वो लिख लेंगे, है ना। क्या सीखा हमने? देखिए कि प्रेरण की घटना हुई। अब प्रेरण में क्या हुआ कि प्लेट बी का वह तल जो ए के निकटवर्ती है, उस पर कौन सा आवेश आया? प्रेरित ऋणावेश। दूरवर्ती तल पर क्या आ गया? प्रेरित धनावेश। ये बात तो मैंने बता दी, है ना। यही जो आपको मैंने बताया वो मैंने लिख भी दिया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप क्या किया। कि प्लेट ए ली, उसको धनावेश दिया, उसके पास में एक अनावेशित प्लेट लाए, फिर प्रेरण की घटना हुई, तो जो अनावेशित प्लेट थी उसके इस साइड ऋणावेश आ गया, दूर वाले साइड पर धनावेश आ गया। पास में कौन है? ऋणावेश है। ऋणावेश ए के विभव को घटाएगा, धनावेश बढ़ाएगा। पास में कौन है? ऋणावेश। तो अल्टीमेटली विभव क्या होगा? घट जाएगा। तो ये बात भी लिख लें कि जो बी का प्रेरित ऋणावेश है वो ए के विभव को घटाने का प्रयास करेगा, जबकि बी का प्रेरित धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब प्रेरित ऋणावेश ज्यादा पास में है, तो ए का विभव कम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ C बराबर Q बटे V में V कम हो गया, विभव भी कम हो गया, तो हर की संख्या कम हो गई, तो धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये चालक की धारिता बढ़ गई। इस चालक के न आपने आकार में परिवर्तन किया, न आयतन में परिवर्तन किया, और आपने धारिता को बढ़ा लिया। तो ये पूरी युक्ति जो दो चालकों वाली है, इसको क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। और इसको करने के लिए क्या किया आपने? उस चालक के पास में केवल एक अनावेशित चालक प्लेट को लेकर आए। बस एक चालक प्लेट थी, उसके पास अनावेशित प्लेट लिया। तो न तो इस चालक के आपने आकार में परिवर्तन किया, न इसके आयतन में परिवर्तन किया, और इसकी धारिता बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दी? प्रेरण के कारण बढ़ा दी। भैया कुछ नहीं करना है, एक चालक प्लेट है, इसको धनावेश दो, इसके पास अनावेशित प्लेट लाओ। ऑटोमेटिक क्या होगा?
इसके निकटवर्ती तल पर जो जो एक ही साइड वाला तल है उस पर प्रेरित ऋणावेश हो जाएगा, दूर वाले साइड पर प्रेरित धनावेश हो जाएगा। अब ये ऋणावेश ए के विभव को घटाने की कोशिश करेगा, ये जो धनावेश है ए के विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। नजदीक कौन है, मतलब अरे निकटवर्ती तल कौन सा है जिस पर ऋणावेश है, तो ये ऋणावेश ए के विभव को क्या करेगा, कम करेगा। अब जब ए का विभव कम हो जाएगा तो धारिता का सूत्र क्या है, सी बराबर क्यू बटे वी है, तो वी कम हुआ सी बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ गई, ये बढ़ तो गई है ना। यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। ये आपके संधारित्र का सिद्धांत हो गया। लेकिन इसमें एक खास बात, अरे भैया जी हम चाहेंगे ना ये धन हट जाए यहाँ से, ताकि इसका विभव और कम हो जाए, क्योंकि विभव जितना और कम होगा धारिता उतनी और बढ़ेगी। तो इसके विभव को यहाँ कम करना है तो क्या करें, अब पृथ्वी का विभव कितना माना था हमने, 0। तो अगर हम क्या करें कि इसको पृथ्वी से जोड़ दें, है ना, तो फिर ये सारा धनावेश इस पर से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, क्योंकि देखिए ये धनावेश है ना, अब इसको ग्राउंडेड करना, आपको हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, देखिए क्या होगा। आप इसको क्या करिए, इस तरीके से ग्राउंडेड कर दीजिए। ग्राउंडेड करने से क्या होगा कि इसका इस तरफ ये धनावेश समाप्त हो जाएगा। भाई भैया जी इस पे धनावेश था ना इस साइड, आपने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया, पृथ्वी पर कौन सा आवेश, आवेश है, पृथ्वी का विभव कितना है, 0 है ना, कितना माना गया है, 0 माना गया है। अब ये धन तो 0 से ज्यादा होता है ना, तो आवेश का ट्रांसफर होगा, और कब तक होगा, जब तक कि ये इधर वाला आवेश समाप्त नहीं हो जाता। तो ये आपका ग्राउंडेड जैसे ही करा तो इस पर ये आपका आवेश खत्म। अब इस बी पर केवल क्या बचा, प्रेरित ऋणावेश। मतलब आप प्लेट बी का संबंध अगर पृथ्वी से कर देते हैं तो उस पर केवल प्रेरित ऋणावेश बचता है। तो डेफिनेटली अब वो जो केवल प्रेरित ऋणावेश बचा तो ये के विभव को और कम कर देगा और धारिता और बढ़ जाएगी पहले की तुलना में, क्योंकि इधर का जो धन बढ़ा रहा था वो अब बढ़ाना बंद कर दिया उसने, तो ये विभव को और कम कर देगा, मतलब पहले की तुलना में ये विभव को और कम करेगा और धारिता और बढ़ जाएगी। और यही आपके संधारित्र का सिद्धांत है। अब देखिए अगर आपसे केवल एक लाइन में पूछा जाए कि संधारित्र क्या है और उसका सिद्धांत लिखिए, मात्र एक लाइन में आपको, मतलब एक वाक्य के अंदर आपको इसको पूरा समेटना हो, तो आप कह सकते हैं कि एक आवेशित चालक प्लेट के समीप एक अन्य अनावेशित चालक को अगर हम लाते हैं तो उस आवेशित चालक की धारिता अगर बढ़ती है तो इस निकाय को हम कहते हैं संधारित्र। और यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। अगर 3 नंबर में आता है तो थोड़ा आप पूरा लिखिएगा। आप पूरा क्या लिखेंगे, तो आप बता देना कि एक पृथक्कृत चालक प्लेट है, इसके पास में एक अनावेशित प्लेट बी को लेकर आए, है ना, ए पर धनावेश है, अब बी को लाए तो बी का वो तल जो ए की तरफ है उस पर प्रेरित ऋणावेश आ जाएगा, दूरवर्ती तल पर प्रेरित धनावेश आ जाएगा। प्रेरित ऋणावेश ए के विभव को कम करेगा, प्रेरित धनावेश बढ़ाएगा, है ना। अब चूंकि ये प्रेरित ऋणावेश पास में है तो ए का विभव कम होगा, और सूत्र सी बराबर क्यू बटे वी से विभव के कम होने से धारिता बढ़ जाएगी। बी का संबंध पृथ्वी से कर देंगे तो ये धारिता और बढ़ जाएगी। यही आपका ये, अब ये जो दोनों प्लेटों का जो निकाय बना है संधारित्र है, और यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। तो ये हम बता पाएंगे कि ये आपके संधारित्र का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। ये इस तरह के कैपेसिटर आपने देखे होंगे, मार्केट में मिलते हैं, और कई जगह आपने आप उपकरणों में आपने यूज भी किया होगा, है ना। वो बड़े बड़े गोल गोल अलग अलग शेप के भी आते हैं, इनके शेप से ज्यादा कोई फर्क इस पर पड़ता नहीं है। तो ये अलग अलग शेप और साइज में आपको मिलते होंगे, लेकिन इनकी धारिताएं सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब इनके आवेश को संग्रहण की जो क्षमता की जो माप होती है वो अलग अलग होती है। कोई माइक्रोफेरेड में होता है, कोई फेरेड में होता है। एक माइक्रोफेरेड होता है 10⁻⁻⁶ फेरेड, तो माइक्रोफेरेड में भी होते हैं, फेरेड में भी होते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाली डिवाइसेस होती है संधारित्र। और ये इस तरीके से आपने संधारित्रों को आपने देखा होगा, छोटे बड़े कई तरह के विद्युत उपकरणों में लगे हुए संधारित्र। और जो आपका संधारित्र है वो क्या करता है, उसको संधारित्र की एक खासियत ये होती है कि ये इसको हमेशा एक खास तरह की वो मतलब इसके बारे में हम कहें तो ये एसी को तो जाने देगा, क्योंकि इसके जो इसका जो एसी में क्या होता है, एसी करंट आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो वो एसी को तो जाने देता है। पर डीसी क्या होता है कि वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या करता है वो, मतलब वो इसको रोकता है। तो याद रखना कि संधारित्र जो है दिष्ट धारा को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि ये दिष्ट धारा को क्या करता है, रोक देता है। उसका कारण क्या है, हमने क्या समझा कि ये जो हमारी डीसी होती है वो इस टाइप से होती है, और एसी आपकी कैसे होती है, ऐसे होती है।
तो ये जो चेंज है ना पूरा, ये चेंज बहुत जरूरी है विभवांतर वाला। अगर ये चेंज नहीं है तो फिर ये उसको रोकेगा। तो ये एक भी कभी कभी आता है कि संधारित्र रिक्त स्थान को रोक देता है, तो दिष्ट धारा को रोक देता है, या कौन सी धारा को रोक देता है। और संधारित्र का जो सिंबल आप बनाएंगे उसको भी आप याद रखना कि जो ये समांतर प्लेट संधारित्र का ये वाला जो सिंबल है, इसी टाइप का सिंबल आपको संधारित्र के सिंबल में बनाना है। मतलब दो डंडे एक दूसरे के समांतर रख दीजिए और दोनों की लंबाइयां या ऊंचाइयां समान रखना, तो ये आपके संधारित्र का आपका जो है सिंबल या प्रतीक बन जाएगा। अगर एक डंडा लंबा और एक छोटा कर दिया, एक बड़ा और एक छोटा कर दिया, तो फिर वो और एक तरफ प्लस माइनस, तो वो बैटरी का साइन बन जाएगा। अगर आप संधारित्र का साइन बनाना चाहते हैं तो दोनों डंडों को आपको क्या करना है, समान ऊंचाई का रखना है। तो ये है हमारा संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत। और एग्जाम में अब कितने प्रश्न हुए ये मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हो गए। बहुत सारे प्रश्न कैसे हो गए कि एक तो हो गया कि धारिता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, है ना। फिर मैंने आपको संधारित्र का कॉन्सेप्ट बता दिया। धारिता को आप केवल एक चालक से भी बता दीजिएगा। धारिता का आपने एसआई मात्रक सीखा, विमी सूत्र सीखा, धारिता कौन सी राशि अदिश है कि सदिश है ये आपने सीख लिया, है ना। और साथ में आपने ये सीखा कि संधारित्र क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। इतनी सारी बातें आज आपने सीखी है। लिखने में आप सब लिख लीजिएगा, डोंट वरी। लेकिन आपको एग्जाम में कितना लिखना है, तो 3 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो आप 3 नंबर के मुताबिक उसको छोटा करके लिख दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको धारिता के बारे में लिखना हो तो केवल एक चालक से लिख दीजिएगा, फिर संधारित्र से मत लिखिएगा। और संधारित्र क्या है इसका सिद्धांत लिखिए, तो ये वाला उत्तर लिख दीजिएगा। और उसमें भी और छोटा करना हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि सर ने हमको बताया 2 प्लेटें, एक को प्लस दिया, एक वो जो है अनावेशित प्लेट लाया, उस पर माइनस आया, इसका विभव कम हो गया और सूत्र C बराबर Q बटे V से धारिता बढ़ गई। तो आप जैसा भी इसको लिखना चाहे उस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। गोलीय मतलब स्फेरिकल, है ना। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर है आपका, जो विलगित गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है ना, उसका कैपेसिटेंस या आपको धारिता निकालना है। ओके, तो गोलीय चालक है, यहां पर कंडक्टर कर लीजिएगा, स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, तो गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ओके, तो चलिए ये गोला ले लिया हमने, गोलीय चालक हो गया। अब चालक है, ठीक है, और इसका गोला है तो इसका केंद्र मान लीजिए, त्रिज्या मान लीजिए, फिर इसकी धारिता निकालेंगे, है ना। तो जो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, यहां आप कंडक्टर शब्द यूज कर दीजिएगा, CONDUCTOR। तो स्फेरिकल आपने कंडक्टर लिया, तो इसका अब चूंकि गोली चालक लिया तो केंद्र भी लेना पड़ेगा, त्रिज्या भी लेना पड़ेगी। तो एक काम करें, क्या केंद्र को O मान लेते हैं और त्रिज्या को कैपिटल R ले लेते हैं। थोड़ा सा नया करते हैं, कुछ कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। अब केंद्र ले लिया, त्रिज्या ले ली, ले लो। O केंद्र और R त्रिज्या का कोई गोली चालक है, तो ये भैया जी ये O केंद्र हो गई और R त्रिज्या कर दीजिए, ये R त्रिज्या हो गई और ये गोली चालक है और उसको प्लस Q आवेश दिया गया है। अब भी मैंने सिखाया, दे दो प्लस Q आवेश, दे यार, ये दे दिया प्लस Q आवेश। आपने इसको प्लस Q आवेश दे दिया। और मैंने क्या सिखाया आपको कि जब भी किसी चालक को आवेश देते हैं तो क्या होता है, वो आवेश कहां जाता है, कहां जाता है, उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो भैया जी ये प्लस Q दिया ना आपने इसको, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित करवाओ। चलिए ये नंदा जी, है ना, पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया, चलिए करो वितरित, ये नंदा जी, ये भेरा जी, ये फिर नंदा जी, है ना, चलो आ जाओ। और ये आपका हो गया, ये इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित कर दिया, ये पृष्ठ पर समान रूप से वितरित कर दिया भैया जी, ये प्लस 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 Q आवेश दिया, पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। अब यहां से देखो क्या किया, क्या किया, क्या किया, गोलीय चालक की धारिता निकालना थी, ठीक है। तो क्या किया, एक गोली चालक लिया। अब गोली चालक लिया तो केंद्र लेना पड़ेगा ना, केंद्र वो ले लिया। अब गोली चालक है, त्रिज्या भी ले लो, R ले ली। अब धारिता पूछिए तो पहले आवेश तो दो, तो कितना आवेश दे दिया, Q दे दिया। अब आपने अभी मैंने सिखाया कि जब आपने उसको Q आवेश दिया तो वो तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। तो भैया ये पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। ओके, तो बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। तो अब ये तो पृष्ठ कैसा पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया ना। कैसा पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया, पूरा पृष्ठ समविभव पृष्ठ हो गया। अगर मान लीजिए यहां किसी पॉइंट पर विभव अगर थोड़ा ज्यादा हुआ और यहां कोई कम हुआ, तो आवेश है ना ज्यादा विभव से कम विभव की ओर तब तक जाएगा जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता।
है ना। आवेश हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाता है। तो अगर यहाँ पर विभव ज्यादा है, यहाँ विभव कम, तो आवेश यहाँ से यहाँ चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता। तो जब भी आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह समान रूप से वितरित हो गया और इस चालक का पृष्ठ हो गया समविभव पृष्ठ। तो ये जो पृष्ठ है ये कैसा हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। अब समविभव पृष्ठ में क्या होता है? समविभव पृष्ठ में सिखा रखा मैंने कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो पृष्ठ के अभिलंबवत किधर होती है? बाहर की ओर होती है ना। ये धनात्मक आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना देना बाहर की ओर। तो चलिए, मैंने तो अभी जो बात कही वो क्या, आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया, मतलब इसका जो हमने सीखा वो क्या है कि आवेश समान रूप से वितरित हुआ, मतलब चालक का पृष्ठ कैसा हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। अब ये चालक का पृष्ठ कैसा हो गया? समविभव पृष्ठ हो गया। और क्या सिखाया मैंने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगी और ऐसा लगेगा जैसे ओ से आ रही है। अब देखो बनाता हूं मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आपको भी ऐसे ही बनाना है ना। एक एक ऐसे बना लेना, एक ऐसे बनाना, एक एक इधर से दे देना और सब ओ से निकालना। ऐसे देखो आप, ये यहां से, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये अभिलंबवत हुई ना, त्रिज्यीय है तो अभिलंबवत हो जाएगी। यहां भी बना दो, एक इधर बना दो, एक ऊपर बना दो, एक साइड में बना दो, तो ये आपकी इतनी हो जाएगी, है ना। कुल मिला के ये एक, ये दो, है ना, ये तीन और ये चार, इस तरीके से आप निकाल दीजिएगा। और ओ से आती हुई प्रतीत होगी, ये अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, ऐसा लगे जैसे कहां से आ रही है? ओ से आ रही है। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अभी तो आपको क्या निकालना है? धारिता निकालना है। अब धारिता निकालना तो पता है, धारिता का सूत्र C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। क्यू तो दे रखा है और वी मालूम है अपने को। अरे वी कैसे मालूम है आप बताओ? अरे वी ऐसे मालूम है कि ये आर दूरी पर सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, है ना। तो इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव या इस पॉइंट पर विभव, ये तो समविभव पृष्ठ है। तो आर दूरी पर सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा, वही वी का मान हो जाएगा। और एक बार वी निकल गया तो सूत्र C बराबर क्यू बटे वी से उत्तर आ जाएगा। तो चलिए, ओके, चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विलंबवत बाहर की ओर और ओ से आती हुई प्रतीत होगी। तो क्या होगा पता है आपको? ऐसा होगा कि ये क्षेत्र रेखाएं जब बाहर की ओर इस तरीके से निकलेगी तो इसके संपूर्ण आवेश Q को इसके केंद्र पर हम मान सकते हैं। तो इस कारण से इसके संपूर्ण आवेश Q को इसके केंद्र पर माना जा सकता है। अब अगर इसके केंद्र पर आपने Q को मान लिया तो देखिए Q यहां हो गया O पर, और R दूरी पर अगर किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो विभव का सूत्र लिख देना, खेल खत्म हो जाएगा। विभव निकल गया मतलब धारिता निकल गई। समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहा मैंने? ओ केंद्र, देखिए गोलीय चालक की धारिता है ना, स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। तो गोलीय चालक की धारिता, तो आपने कहा चलो गोला ले लो, केंद्र वो ले लो, त्रिज्या R ले लो, है ना। अब धारिता निकालना तो आवेश दो, इसको क्यों आवेश दे दो। अब आपने जैसे ही दिया आवेश समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो गया। अब वितरित जब बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से हुआ तो आपको एक नई बात सूझी कि इस चालक का पृष्ठ कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। अब समविभव पृष्ठ में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी हुई जैसे O से आ रही हो तो फिर इसके संपूर्ण आवेश को O पर केंद्रित मान सकते हैं। इतनी बात मैंने कही है। आगे बढ़े। अब देखिए, जब संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र O पर मान सकते हैं, मतलब Q को आप यहां मान सकते हैं, तो Q से R दूरी पर किसी पॉइंट पर, मतलब इसके पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर विभव क्या होगा? विभव का सूत्र होगा। क्या होगा? विभव का सूत्र होगा। तो चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो विभव होगा वो विभव का सूत्र होगा। और क्या है विभव का सूत्र? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी। फिर से सुनना, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी। अब V इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आवेश Q, दूरी O से कितनी दूरी है? अरे पृष्ठ के बिंदुओं की, ये पृष्ठ का मान लो यहाँ पॉइंट सिलेक्ट किया तो इसकी O से दूरी कितनी है? R है। आवेश कितना है? Q है, जो यहां माना जा रहा है। तो Q बटे R हो गया ना। तो क्या हुआ? चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी, मतलब हो गया Q बटे R।
ये देखिए आवेश को यहां मान रहे हैं आप, Q बटे R, आवेश बटे दूरी, और ये इस पॉइंट पर विभव हो गया। वो इस पॉइंट पर भी वही होगा, इस पॉइंट पर भी वही होगा, इस पॉइंट पर भी वही होगा, इस पॉइंट पर भी हो, इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। अब क्या करना है, V निकल गया ना। अरे इतना छोटा उत्तर था क्या, मतलब सिंपली खाली V लिखना था। अब C इक्वल टू Q अपॉन V में रख दो, खत्म। मतलब आप, लेकिन थोड़ी सी बात क्यों कहना पड़ी ऐसी कि वो जो Q दिया था वो तो बाहरी पृष्ठ पर फैल गया था, पर उसको वापस से बताना कि ये O पर माना जा सकता है, इसके लिए इतना सारा रामायण किया अपन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। अब क्या करना है, सिंपली अब ये देखो यहां पर मैंने K नहीं लगाया है। अभी मैंने आपको बताया था कि माध्यम को आप अगर निर्वात मानते तो परावैद्युतांक K का मान 1 हो जाता है। वायु के लिए 1 पॉइंट समथिंग होता है तो उसको भी आप 1 मान सकते हैं। तो यहाँ आपने ऑलरेडी K नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया कि माध्यम को आपने वायु या निर्वात मान लिया। ओके चलिए, अब धारिता निकालना। क्या होती है धारिता? धारिता होती है C इज इक्वल टू Q अपान V। ओके, Q अपान V। अरे ये हो रहा V का मान भाई, समीकरण नंबर 1 से रख दो। समीकरण नंबर 1 से V का मान रख दोगे तो Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा और ये मान ऊपर चला जाएगा, उत्तर आ जाएगा। रख देंगे क्या? अरे ये मान तो रखते आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, तो रख दीजिए V का मान। समझ गए ना? और ये V का मान हर पॉइंट पर सेम रहेगा, इस चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर V का मान सेम है। तो ये हो गया V। अब धारिता C इक्वल टू Q अपान V, रखो V का मान समीकरण नंबर 1 से। V का मान रखने पर ये रखा भाई मैंने, देखना आप, C इक्वल टू Q ओके अपान V। अभी देखिए C इक्वल टू Q अपान V का पूरा मान ये उठा के रख दिया, यहां से पटका मैंने यहां से उठा के 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। फिर से देख लेना, धारिता C बराबर Q बटे V। किसका मान रखना है? V का। ये मान ऐसा कैसा V की जगह रखना है, ये देखो C बराबर Q बटे, और ये V का मान उठा के रख दिया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अरे दोनों ही Q प्लस के ही है, घबराओ मत। Q से Q काटो। अब जब आप Q से Q काटेंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किधर जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बटा के भी बटा में है, तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। जैसे आपकी पढ़ाई जा रही है वैसे जाएगा। आपकी पढ़ाई किधर जा रही है? ऊपर जा रही है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। जाने दो। तो C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया भैया जी, ये बचा Q से Q कट गया। और फेरड, धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरड। उत्तर आ चुका है, गोलीय चालक की धारिता का उत्तर आ चुका है। कितना सरल है यार। V का सूत्र लिखना और C बराबर Q बटे V करना है। उसके पहले थोड़ी सी रामायण, कौन सी? कि वो आपने गोली चालक लिया, इसका केंद्र O है और इससे इसकी त्रिज्या R है और इसको Q आवेश दिया ना, सारा आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पे फैल गया ना, इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ हो गया ना। अब समविभव पृष्ठ हो गया तो क्या हुआ साहब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकल गई। तो हमने ऐसा माना कि सारा आवेश इसके कहाँ है? केंद्र पर है। अब O पे Q मान लिया आपने, तो R दूरी पर विभव तो सब जगह एक जैसा ही होगा ना। कौन सा होगा? V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब मुझे, अब जैसे कोई नंदा जी बेरा जी आ जाए और मेरे से पूछे कि सर हम डायरेक्ट लिख देते कि चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव, और हम डायरेक्ट ये लिख देते, हम मानते सर, हम ऐसा मानते देखो कि वो केंद्र है ना, R त्रिज्या है, ठीक है, और गोली चालक है, इसको Q आवेश दिया, तो इसके पृष्ठ पर बिंदु पर विभव V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। हम डायरेक्ट लिख देते। आपने इतनी सारी रामायण क्यों लिखी? अरे मेरे भैया जी, आप इस बात को समझो कि अगर इसको Q आवेश दिया, इसके पृष्ठ पर फैल गया, तो फिर इस Q को ऊपर कैसे मानोगे? Q को ऊपर कैसे मानोगे? इसको ऊपर मानने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत किधर है? बाहर की ओर। ऐसा लग रहा है O से आ रही है तो Q को ऊपर मान सकते हैं, और इसीलिए O से R दूरी पर ये विभव आया है, इसलिए वो जरूरत थी उन लाइनों की। हो गया ना आपका सूत्र C इक्वल टू Q अपान V से V का मान भरा, C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए मजेदार बात देखना आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या का 4 पाई एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन नॉट गुना होती धारिता। यही हुआ ना इसका मतलब। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर इस समीकरण नंबर 2 ले लेता हूं तो इस स्थिति में आप देखो कि विलगित गोली चालक की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या की कितनी गुनी हो रही है? R की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी हो रही है। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब त्रिज्या जो है, त्रिज्या की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना हो रही धारिता।
मतलब ये हुआ कि त्रिज्या, अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है यार। अरे भैया जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब त्रिज्या बढ़ी धारिता बढ़ेगी। अरे भाई साहब, डब्बे का आकार बढ़ा तो सामग्री भी ज्यादा आएगी ना उसमें, तो त्रिज्या बढ़ेगी धारिता बढ़ेगी। क्या सीखा आपने? इससे ये भी सीख लिया आपने कि सी समानुपाती आर के, मतलब त्रिज्या बढ़ी तो धारिता, मतलब क्या हुआ कि विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगी। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे धारिता बढ़ेगी। तो त्रिज्या के बढ़ने पर धारिता का बढ़ना, ऐसे 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 देखो आप, ये त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी। ये बनाना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बनाया है कि ये रैखिक रूप से बढ़ती है। तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धारिता बढ़ती जाएगी, मतलब उसमें जो परिवर्तन होगा वो समान होगा, है ना। तो धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये 3 नंबर में पूछे स्वागत है, 5 नंबर में पूछे स्वागत है, 2 लाइन का तो उत्तर है। वी का सूत्र लिखना और सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी लिखना है। बोले सर इतना सारा तो लिखा दिया आपने पहले। अरे भाई लिखाया नहीं है, वो तो बताया है कि उसको कैसे वी क्यों लिखेंगे वहां पर, इसके लिए बताया है ना। तो उतना उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन प्लानिंग से चलेंगे सब चीजें हो जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अब यहां से एक मजेदार बात बताता हूं आपको। अभी आप देखो कि एप्सिलॉन नॉट का आपका एक मात्रक आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक था निर्वात की विद्युतशीलता का, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब एक बार क्या हुआ कि एग्जाम में पूछ लिया कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निम्न में से है, और 1 2 3 4, और चारों ऑप्शन के अंदर ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा ही नहीं था। बच्चे ढेर हो गए, बच्चों ने कहा सर वो तो प्रश्न ही गलत आ गया था, वो तो उसका वहां लिखा ही नहीं था सर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, चारों ऑप्शन में नहीं था सर, क्वेश्चन ही गलत हो गया, बोनस अंक मिलेंगे। मैंने पूछा उसके अंदर फेरेड प्रति मीटर लिखा था क्या, देखो तो चारों ऑप्शन में। हाँ सर लिखा था। अरे भैया जी फेरेड प्रति मीटर जो है वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट के 2 मात्रक हो गए। किसी भी राशि का विमीय सूत्र तो एक ही होता है, पर मात्रक कई सारे हो सकते हैं। अब आप कहो कैसे, देखिए यहां से बताता हूं। यहां देखो, यहां देखिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना चाह रहे हो, ठीक है, रोको एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट को रोको, है ना। 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को रोका तो होगा C बटे आर। क्या होगा देखो, C बटे आर, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया C बटे आर। अब ध्यान से देखो, C बटे आर, C का मात्रक फेरेड बटे आर त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक मीटर दूरी का, तो फेरेड प्रति मीटर हुआ ना C बटे आर से। तो ये एप्सिलॉन नॉट का एक अन्य मात्रक फेरेड प्रति मीटर भी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो मैंने आपको पढ़ाया विलगित गोलीय चालक की धारिता का पूरा व्यंजक, और आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये बात समझाई कि आपको क्या करना है, कि सबसे पहले क्या करना है कि अगर वो विलगित या आइसोलेटेड अलग थलग पड़ा हुआ गोलीय चालक दे और उसकी धारिता पूछे, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, एक गोली चालक लेना, केंद्र को O मानना, त्रिज्या को R मानना, और उसको Q आवेश दे देना क्योंकि धारिता पूछी है। फिर कहना आवेश सारा उसके पृष्ठ पर फैल गया, है ना, अंदर कुछ भी नहीं है, सारा कहां फैल गया, पृष्ठ पर फैल गया। ठीक है, क्षेत्र रेखाएं ऐसा लगा जैसे क्षेत्र रेखा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलेगी, और ऐसे लगेगा जैसे वो से आ रही है। तो इसके पूरे आवेश को कहां मान सकते हैं, केंद्र पर मान सकते हैं। अब इसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव तो क्या होगा, एक समान होगा क्योंकि दूरी समान है आर। तो वो विभव निकाल लो पृष्ठ के बिंदु पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी मतलब Q बटे आर हो गया, और C बराबर Q बटे V में फिर आप ये V का मान रख देना जो आपने निकाला, V का मान रखेंगे, Q से Q कट जाएगा और ये उत्तर आ जाएगा। 2 स्टेप की गणित है इसमें, तो इसी गणित तो आप अलग से याद कर लेना, 2 स्टेप की है, V का सूत्र और C बराबर Q बटे V, और ये उत्तर आ जाएगा। और इससे एक बात समझी कि त्रिज्या बढ़ेगी धारिता बढ़ेगी, वही तो हमने कहा था, डायमेंशन चेंज होंगे तो कैपेसिटी चेंज होगी, है ना, विमाएं बदलती है तो आपकी धारिता भी बदलेगी। और एक नई बात सीखी, एप्सिलॉन नॉट का नया मात्रक फेरेड प्रति मीटर होता है। अब ठीक है, चलिए लेट वी स्टार्ट। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, 12 फिजिक्स यूनिट 1 चैप्टर 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, और जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो टोटल आपकी जो धारिता बनती है वो कितनी बनती है, ये हमें निकालना है। चलिए अब देखिए यहां पर, ये मैंने आपके 3 संधारित्र ले लिए हैं। ये पहला देखो,
ये पहला संधारित्र, ये दूसरा, ये तीसरा। मैंने क्या किया, हर एक संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको ये लाल कलर से बता दिया और दूसरी प्लेट को ये ब्लू से बताया, ठीक है। तो ये पहला संधारित्र, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, तो 3 संधारित्र हो गए। अब 3 संधारित्रों को कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं हम, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब देखो, एक संधारित्र इसके आगे दूसरा रख दिया, इसके आगे तीसरा, और रखा कैसा है, इसकी जो सेकंड प्लेट है उससे आगे इसकी पहली प्लेट को, दूसरे वाले की, और तीसरे वाले की पहली प्लेट को ये दूसरे वाले की दूसरी प्लेट के बाद, मतलब एक के बाद एक रख दिया। कुल मिलाकर सिंपली समझे तो एक के बाद एक रख दिया। और क्या कहा हमने कि जो पहला संधारित्र है उसकी धारिता कितनी है, C1 है। ये देखो, पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3 है। और हमने 3 संधारित्रों को इस तरीके से श्रेणी क्रम में रख दिया है, ठीक है। श्रेणी क्रम में मतलब एक के बाद एक रख दिया। अब क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले को आवेश देते हैं, मालूम है हमको। इधर वाले को, ये फर्स्ट संधारित्र की ये पहली प्लेट है, यहां से आपको आवेश देना शुरू करना, फिर प्रेरण की घटना होती जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी सिखाया मैंने आपको। तो इस पहले संधारित्र को आप आवेश दे दीजिए। तो ये पहले संधारित्र को हमने दिया +Q आवेश, ठीक है। क्या दिया इसको, +Q आवेश। और अब इनको जोड़ना भी तो है संधारित्रों को। तो देखिए, इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से करो, ये कर दिया, ये कर दिया संबंध। देखिए, ये पहला संधारित्र ये वाला हो रहा, इसकी धारिता C1, ये पहला। अब इसकी दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे की पहली से कर दिया। अब इसको भी तो जोड़ना है, तो दूसरे संधारित्र की जो सेकंड प्लेट है उसका संबंध तीसरे संधारित्र की फर्स्ट प्लेट से करो, ऐसे कर दो, इसको भी जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दिया, ठीक है। और लास्ट वाला जो संधारित्र है उसको आप क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो, है ना, पृथ्वीकृत कर दो, ये कर दिया आपने पृथ्वीकृत। अब ये 3 संधारित्र का आपका सेट बन गया है और ये श्रेणी क्रम हो गया। मतलब क्या सीखा आपने श्रेणी क्रम में, कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमने ये सीखा अभी तक कि हम 3 संधारित्र लेंगे, उनको एक के बाद एक सीरीज में रख देंगे, लाइन से रखेंगे, और ऐसे रखेंगे, है ना, कि जो फर्स्ट संधारित्र रहेगा, ये जिसकी धारिता C1 है, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। और हर एक में हम क्या करेंगे कि जो सेकंड प्लेट है उसका संबंध अगले की पहली प्लेट से, जो सेकंड प्लेट है उसका संबंध अगले की पहली प्लेट से करेंगे। और फर्स्ट संधारित्र को क्या करेंगे, हम +Q आवेश देंगे, और लास्ट वाले का संबंध हम पृथ्वी से कर देंगे। मतलब जो अभी तक हमने सीखा वो सामने लिखा है ना, कि 3 संधारित्र हैं, इनकी धारिता C1, C2 और C3 है। कौन से क्रम में जोड़ा है इनको, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या किया आपने, पहले संधारित्र को कौन सा आवेश दिया, +Q दिया। देखिए, जो लिखा है, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है, पहले संधारित्र को +Q दिया, है ना, और इसकी दूसरी प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया। अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया। और तीसरे संधारित्र की जो लास्ट, मतलब लास्ट वाली जो प्लेट है या दूसरी प्लेट है, उसको हमने पृथ्वीकृत कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ये आपका, ये इसका क्या हो गया, कैसे श्रेणी क्रम होता है, ये मैंने आपको बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आ गया श्रेणी क्रम संयोजन, एक संधारित्र के आगे दूसरा रखो, दूसरे के आगे तीसरा रखो। 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बताना पर्याप्त है। लेकिन जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि जो पहले वाले की सेकंड प्लेट रहेगी उसको सेकंड वाले की पहली प्लेट से जोड़ना है ना, मतलब जो आगे वाला है उसकी सेकंड पीछे वाले की पहली से जुड़ेगी, फर्स्ट से, ठीक है। ऐसे जोड़ते चले जाना, ठीक है। ये देखो, पहले वाले की दूसरी, दूसरे वाले की पहली से, अब दूसरे वाले की दूसरी, तीसरे वाले की पहली से, हो गए। बस 3 संधारित्र करना है आपको, पहली वाली को +Q आवेश दे देना और लास्ट वाली को ग्राउंड कर देना। क्लियर हो गया, ये है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके। ये देखिए, अभी तक जो हमने किया वो ये है, ऐसा ही है ना। अब क्या करने जा रहे हैं हम, देखिएगा, ये जो आप +Q आवेश देंगे ये इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा, है ना। अब जब ये +Q आवेश यहां जाएगा तो यहां क्या होगी, कौन सी घटना होगी, अब प्रेरण की घटना होगी। और प्रेरण की घटना होगी तो इसके इस वाले साइड पर क्या आ जाएगा, मान लो आपने इसको +Q दे दिया, इस संधारित्र को +Q दे दिया, यहाँ +Q चला गया, तो फिर यहाँ इसके इधर वाले तल पर क्या आ जाएगा, -Q, और बाहर वाले तल पर क्या आएगा, +Q। अभी मैंने बताया ना कि जो आप यहां देंगे उससे विपरीत यहां आएगा, और जो इधर वाली प्लेट पर वो क्या हो जाएगा, वापस +Q आ जाएगा। और वो इस तार के जरिए, ये जो चालक तार है इसके जरिए, इस बिल्कुल स्वतंत्र आवेश है, स्वतंत्र आवेश इस तार के जरिए यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ फिर +Q आ जाएगा।
यहां फिर अंदर माइनस, बाहर प्लस, ये फिर तार के जरिए प्लस यहां चला गया, है ना। देखो ध्यान से समझना, आपने क्या किया, देखो ये ऐसे हो गया, इसको आपने प्लस क्यू दिया, है ना। अब प्रेरण हुआ तो इस पर क्या आया, इधर माइनस, यहां माइनस आ गया, और इधर बाहर क्या आया, प्लस क्यू आया, वो प्लस क्यू तार के जरिए यहां आ गया, है ना। अब फिर प्रेरण होगा तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, अंदर वाली प्लेट पर माइनस क्यू, और ये वायर है आपका, देखिए ये यहां का जो प्लस क्यू होगा वो यहां आ जाएगा, इस पर फिर प्लस क्यू। अब फिर क्या हुआ प्रेरण, इस पर माइनस क्यू, और इधर क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा, और वो आपको आपने ग्राउंडेड कर दिया है ना। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये फिर प्लस क्यू रहेगा नहीं, क्योंकि आपने इसको पृथक्कृत कर दिया। तो आप एक मजेदार बात देख रहे हैं, तीनों संधारित्र की फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू है और सेकंड प्लेट पर आपका माइनस क्यू है। देखो आप, फर्स्ट प्लेट को मैंने लाल से बताया, तो तीनों की फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू और सेकंड प्लेट को ब्लू से बताया माइनस क्यू। क्यों हुआ ऐसा, फिर से देख लीजिए। आपने इसको धन आवेश दिया, पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया, अब देखो इस पर प्लस क्यू, यहीं से चलना स्टेप बाय स्टेप, इसको दिया प्लस क्यू, कौन सी घटना हुई, प्रेरण की। तो ये जो दूसरी प्लेट है, इसके इस वाली साइड पर क्या आ जाएगा, जो निकटवर्ती है इसके, उस पर आ जाएगा माइनस क्यू, और इसकी दूर वाली साइड पर क्या आएगा, प्लस क्यू। वो यहाँ नहीं बता रखा है, दूर वाली साइड पर प्लस क्यू आ गया। अब इसका संबंध एक तार के द्वारा इससे है, तो ये प्लस क्यू यहाँ आ गया। तो ये वाला जो प्लस क्यू यहाँ बताना था, इसको मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब इस पर प्लस क्यू आ गया, अब वो का वही तो हो गया, देखो आप, जैसा यहाँ हुआ वैसा यहाँ होगा। अब इस पर यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, है ना, अंदर वाले तल पर। अब दूर वाले पर क्या आएगा, प्लस क्यू, जो तार द्वारा यहाँ आ गया। अब इस पर प्लस क्यू हो गया, इस पूरे पे प्लस क्यू। अब यहाँ देखो, अंदर वाले पे माइनस क्यू और दूर वाले पर आया प्लस क्यू, जो ग्राउंडेड होने से आपका यहाँ पर पृथ्वीकृत कर दिया अपन ने। तो ये देखिए, अब तीनों संधारित्र में एक मजेदार बात देखी कि पहली प्लेट पर प्लस क्यू है, दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू है, तीनों संधारित्र में। ये है आपका, ऐसे होता है प्रेरण बेटा। और एक और मजेदार बात देख ली कि तीनों संधारित्रों पर, मतलब जितने भी आप संधारित्र लेते हैं, जब भी आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जितने भी संधारित्र आप लेंगे, सब पर क्यू आवेश ही रहेगा, समान आवेश रहता बेटा, सब पे प्लस माइनस क्यू बोल दो, पर आवेश समान रहता है, ठीक है। तो हमने जो सीखा, अब मैं लिख लूं उसको, आपको जो सिखाया वो लिख के दे दूं मैं आपको। चलिए मैं लिख देता हूं। देखो, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्या दिया, प्लस क्यू दिया है, प्लस क्यू दिया, तो क्या हुई, प्रेरण की क्रिया हुई, और उसके दूसरी प्लेट के आंतरिक तल पर क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया, और बाहरी तल पर या बाहरी पृष्ठ पर क्या आया, प्लस क्यू आ गया, ठीक है। और ये प्लस क्यू आवेश कहां चला गया, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला गया, तो ये प्लस क्यू यहां आ गया, ये प्लस क्यू। अब फिर क्या होगा, प्रेरण होगा, तो इसके आंतरिक तल पर माइनस क्यू और इसके बाहरी तल पर आएगा प्लस क्यू, जो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा। अब फिर प्रेरण होगा तो इसके आंतरिक तल पर आ जाएगा माइनस क्यू और इसके बाहरी तल पर आ जाएगा प्लस क्यू, जो ग्राउंडेड होने से खत्म हो गया। अब यहां से एक बात आपको समझ में आई कि आप पहले संधारित्र को आपको प्लस क्यू आवेश देना है, और प्रेरण के कारण दूसरे संधारित्र पर माइनस क्यू आएगा, है ना, अंदर वाले तल पर, और बाहर वाले पे जो प्लस क्यू आएगा वो अगले संधारित्र को चला जाएगा। फिर अब जैसा यहां किया वैसा ही वहां, जो क्रिया यहां पहले संधारित्र में आपने की है वही यहां दूसरे में होगी, वही यहां तीसरे में होगी। मतलब इसको आप अगर प्लस, और क्या होगी, इसको आपने प्लस क्यू दिया, तो प्रेरण के कारण इसका ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इस पर माइनस क्यू आएगा, और दूर वाले साइड पर प्लस क्यू आएगा, जो तार के द्वारा यहां आ जाएगा। मतलब हर बार दूर वाले साइड पर जो प्लस क्यू आएगा वो तार के द्वारा अगले संधारित्र पे चला जाएगा, है ना। और प्रेरण के कारण इस सेकंड वाले जो संधारित्र रहेगा उसके अंदर वाले तल पर हमेशा माइनस क्यू आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, हो गया, ये क्रिया आपकी चलती रहेगी, और तीनों संधारित्र की पहली प्लेट के ऊपर प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आगे बढ़े, चलिए अभी तक जो सीखा वो देख लीजिए, ये यहां तक आ गए, हम आगे बढ़ जाएं। अब अगर मान लीजिए ऐसा है कि ऐसा हो गया, ये एक संधारित्र C1, ये दूसरा C2, ये तीसरा C3, और सब पर आवेश क्या है, Q है। पहली प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू, पहली पर प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू, पहली पे प्लस क्यू, दूसरी पे माइनस क्यू, लेकिन धारिताएं अलग अलग है, इसकी C1, इसकी C2, इसकी C3, पर आवेश इनके क्या है, समान है, लेकिन एक के बाद एक लाइन से जुड़े हैं ये, है ना। ये पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, तो इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा, इनमें विभव का जो अंतर होगा वो अलग अलग होगा,
आवेश समान है लेकिन इनकी धारिताएं क्या है, अलग अलग है। विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहली प्लेट पर जो आपके संधारित्र की जो पहला संधारित्र है उसके बीच जो विभवांतर होगा उसकी प्लेटों के बीच वो V1 होगा, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 होगा और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर मान लीजिए कि V3 होगा। अरे उसकी धारिता C1 है तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1 मान लो, इसकी धारिता C2 है तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर को V2 मान लो, इसकी धारिता C3 है तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर को V3 मान लो। तो ये V1 V2 और V3 हो गया। अब हो गया विभवांतर। तो जो हमने कहा कि संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो हर एक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमने कहा ठीक है अलग अलग होगा तो फिर क्या होगा, अब इनके विभवांतर निकालो। तो पहले पर विभवांतर निकालना, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, ठीक है। अब सूत्र याद करो, सी क्यू और वी का क्या सूत्र है और उससे विभवांतर निकाल लो। बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं करना, एक सूत्र से होने वाला। देखिए कैसे, सूत्र क्या है, सी बराबर क्यू बटे वी। अब पहले पर विभवांतर निकालना, पहले पर, तो सी बराबर क्यू बटे वी। तो आप यहां से वी निकालो तो वी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। तो वी बराबर क्या होगा, क्यू बटे सी, है ना। तो पहले के लिए बोलो v बराबर क्यू बटे सी बोलो। तो v बराबर, तो v की जगह क्या हो जाएगा v1 और q और बटे c की जगह हो जाएगा c1। तो देखो यहां से v निकाला है, ये चूंकि देखो चूंकि c बराबर q बटे v, तो आपको हर एक संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग है। तो पहले पर निकालना है, दूसरे पर निकालना और तीसरे पर। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले पर v1 का मान, दूसरे पर v2 का मान और तीसरे पर v3 का मान। तो इसके लिए आपको यहां से v का मान निकालना पड़ेगा। तो v बराबर क्या है, q बटे c। अब पहले के लिए देखो v बराबर q बटे c, तो v1 बराबर हो जाएगा q बटे c1, ये यहां लिख दो। तो पहले पर विभवांतर हो गया v1 बराबर q बटे c1 हो गया। अब दूसरे पर देखो v2 बराबर q बटे c2, ये हो गया v2 बराबर q बटे c2। तीसरे पर देखो v3 बराबर q बटे c3, ये हो गया q बटे c3। हो गया कि नहीं हो गया। कैसे निकाला आपने विभवांतर, आपने कहा देखो साहब भैया जी क्या है, ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े। अब श्रेणी क्रम में जुड़े तो इनमें तो विभवांतर अलग अलग होंगे, ठीक है। भले आवेश आपने समान कर रखा हो सब पे क्यू है, पर विभवांतर तो अलग अलग होंगे। अब ठीक है, बोले विभवांतर अलग होंगे, एक को V1 कर दिया, एक को V2 कर दिया, एक को V3 कर दिया, ठीक है। तो बोले साहब अब विभवांतर के मान निकालना है, तो V1 का मान कैसे निकाले। तो आपके पास Q और C है ना, तो Q C और V में कोई सूत्र याद है आपको, ये याद है हमको धारिता का, C बराबर Q बटे V, धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। तो ये C बराबर Q बटे V। अब आपको विभवांतर निकालना है तो यहां से V निकाल लो, तो ये होगा Q बटे C। तो ये V बराबर हो गया Q बटे C। तो V, अब इस V बराबर Q बटे C है तो यहाँ तो V1 चाहिए ना। तो V1 बराबर देखो, अब इस चित्र में V1 बराबर Q बटे C1, ये देखो। अब यहां निकालोगे तो V2 बराबर Q बटे C2, यहां निकालोगे तो V3 बराबर Q बटे C3। तो ये आपका हो गया V1 V2 और V3। अब आपको क्या करना है, V1 निकल गया, V2 निकल गया, V3 निकल गया। आपसे क्या पूछा है पता है आपको, कि संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी विभवांतर कितना होता है, मतलब कुल विभवांतर कितना होता है। अरे तो भैया जी पहली प्लेट पर V1, सॉरी पहले संधारित्र पर V1, दूसरे पर V2, तीसरे पर V3, तो परिणामी कितना हुआ, V1 V2 और V3 को जोड़ दो, जोड़ दीजिए V1 V2 V3 को। दिमाग में केवल एक बात याद रखना, C बराबर Q बटे V, सब हो जाएगा इससे। मतलब अब आपके बात एक समझ में आ गई कि तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना मतलब एक के बाद एक जोड़ दो और उन पर विभवांतर अलग अलग होंगे और वहीं से आपका उत्तर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ देना। तो V1 का मान भी रखना है, V2 का भी रखना है, V3 का भी रखना है। और मान रखने का तरीका C बराबर Q बटे V है, मतलब यही बेस है कि नहीं, मैंने बताया था आपको। तो चलिए अब जोड़ दीजिए। तो अब कुल विभवांतर आपका हो गया, देखो ये कि यहां से लेकर यहां तक का ये कुल विभवांतर हो गया V। क्या होगा वो, V1 प्लस V2 प्लस V3, जोड़ दीजिए। तो V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। मान भर दो V1 V2 V3 के, भर दे मान V1 V2 V3 के। देखिए V1 की जगह Q बटे C1, V2 की जगह Q बटे C, V3 की जगह Q बटे C3 रख दो। तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू, यह आ जाएगा Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। हो गया कि नहीं हो गया। देखो आप V1 की जगह रखा Q बटे C1, V2 की जगह Q बटे C2, V3 की जगह Q बटे C3। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ना है, परिणामी विभवांतर निकालना है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, बस
V1 का मान रखना है, V2 का रखना है, V3 का रखना है। रखने की टेक्निक सर ने सिखा दी, C बराबर Q बटे V से रखना है। ठीक है, अब वो संधारित्र की एक की धारिता C1 है, एक की C2, एक की C3 है, तो एक बार C की जगह C1 लिखेंगे, एक बार C2 लिखेंगे, एक बार C3 लिखेंगे, Q तो वही है, सब जगह समान है, तो हो जाएगा आपका ये V1 V2 और V3 का मान, ये रख दिया आपने। अब यहां से आप गणित के स्टूडेंट हो तो बता दो मुझे क्या कॉमन हो रहा है। Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, Q कॉमन ले सकते हैं, यहां से ले लेते हैं अगली स्टेप में, है ना, Q को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, देखो यहां से जैसे आप यहां से Q कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां से क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही बचेगा ना, ले लो कॉमन। और आपको एग्जाम में केवल एक चित्र बनाना है आपको, ये वाला बस, वो पहले जो चित्र बनाया वो नहीं बनाना, वो तो आपको समझाने के लिए। परीक्षा में केवल ये चित्र बनेगा बेटा, ये वाला, ओनली ये। थ्योरी भले आप चाहो तो सारी लिख लेना, है ना, लेकिन चित्र केवल ये बनाना। और थ्योरी भी आप मन से लिख सकते हो। 3 संधारित्र लिए, पहले को प्लस क्यू दिया, तीनों की धारिताएं C1 C2 C3 है, एक को प्लस क्यू दिया, प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू आ जाएगा, दूर वाले पर प्लस आ जाएगा, ये सेकंड पे चला जाएगा, वहां भी ऐसा ही प्रेरण होगा, तो उसमें भी पहली पे प्लस क्यू, दूसरी पे माइनस क्यू, है ना, तीसरी में भी ऐसे होगा, पहली पर प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू, और लास्ट वाले का संबंध पृथ्वी से कर देंगे, खत्म। मतलब थ्योरी में भी आपको कोई रट्टा नहीं मारना है, सिंपली मैंने समझा दिया। और शुरू कहां से करना है, उत्तर कहां से शुरू होगा, गणित कहां से शुरू होगी, कि परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो पहले V1 निकाल लो, V2 निकाल लो, V3 निकाल लो, काई से निकलेगा, एक ही सूत्र से, C बराबर Q बटे V से निकाल देना। श्रेणी क्रम में Q समान रहेगा, है ना, और V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो जब भी आप V1 V2 और V3 का मान रखेंगे तो देखो आप तीनों जगह Q लिखा, लेकिन धारिताओं में जब V1 लिखोगे तो C1 लिखना है, V2 लिखो तो C2 लिखना, V3 लिखो तो C3 लिखना, तो हो गया है। अब मैंने कहा कॉमन लो, यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, Q कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, हो गया, ये Q कॉमन हो गया। चलिए ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया मैंने, देखिए आप, ये V इज इक्वल टू Q, और ये ब्रैकेट में आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, Q कॉमन ले लिया। अब इस Q को मैं यहां ले लेता हूं V के बटा में, तो ये हो गया V बटे Q, देखो आप V बटे Q, अरे इधर सब C1 के मान थे तो मैंने कहा C1 C2 C3 है तो इनको इधर ही रहने दो, ये Q इधर ले लो, तो ये V बटे Q हो गया। अब V बटे Q बराबर हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, घबराओ मत, उत्तर आ गया है, क्योंकि V बटे Q का मान भी आपको सूत्र से याद है, C बराबर Q बटे V से, वो 1/C हो जाएगा, उत्तर खत्म है। मतलब ये हुआ, अब अगर देख लीजिए यहां के बाद आपको टेक्निकली एक बात लिखना चाहिए, लिख दे तो, कि यदि परिणामी धारिता C हो, मतलब ये तीनों कैपेसिटर जो है, तीनों संधारित्र जो है, इनकी परिणामी धारिता अगर C हो, मतलब इन तीनों की मिलाकर धारिता C हो, तो फिर आप V बटे V और Q के साथ C का संबंध लिख पाएंगे एक लाइन। मतलब आप ऐसा मान लो कि तीनों संधारित्र मिलकर एक संधारित्र बना रहे हैं, और उस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है और उसकी धारिता C है, तो कैसा हो जाएगा फिर ये, मान लो तीनों को एक मान लें, तीनों संधारित्र को एक ऐसा प्रभावी संधारित्र मान लें जिसके सिरों पर विभवांतर V हो और आवेश जिस पर क्या हो, Q हो, देखो ऐसा हो जाए, देखो तीनों का मिलाकर ले रहा हूं, तो विभवांतर तीनों पर क्या हो गया, ये V हो गया V, तीनों प्लेटों का ये आपको ये प्रभावी कर लिया, ये विभवांतर V हो गया, आवेश Q और धारिता क्या हो गई C, ये तीनों का एक ही चित्र बन गया है। तो तीनों का जब आप एक चित्र बनाते हैं तो देखिए आवेश अलग अलग हो गए, और ये आपका विभवांतर V हो गया और धारिता C हो गई। अब ऐसे में आपका सूत्र क्या है, आपका धारिता का सूत्र तो क्या है, C बराबर Q बटे V है, यही है ना, C बराबर Q बटे V। अब यहाँ मान किसका लिखा है, V बटे Q का, और यहाँ क्या लिखा है, Q बटे V, तो इसको अगर आप V बटे Q बनाओगे तो क्या होगा, 1/C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वही सूत्र है कि नहीं है जो आपको शुरू से समझा रहा हूं, C इज इक्वल टू Q अपान V, ये देखो C इज इक्वल टू Q अपान V। अब यहां से क्या करो, V बटे Q निकाल लो, उल्टा करो इसको, तो V बटे Q निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/C, V बटे Q निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/C, मतलब V बटे Q का मान रख दीजिए 1/C। अगर यहां आने के बाद आपको ये लाइन एग्जाम में लिखते नहीं आए, ये चित्र बनाते नहीं आए, कोई बात नहीं, मत बनाना, आप एक सिंपल सी लाइन लिख देना कि यदि परिणामी धारिता C हो तो फिर आप याद रखना कि C इज इक्वल टू Q अपान V होता है, और यहाँ लिखा है V बटे Q, तो ये हो जाएगा 1/C, तो यहाँ पे 1/C लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1/C बराबर हो जाएगा
1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। देखिए आप, ये B बटे Q की जगह आपने 1/C लिखा, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये संधारित्रों का हो गया श्रेणी क्रम समूहन, जिसमें आपकी परिणामी धारिता C है। तो ये आपका सूत्र हो गया 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब भी आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी धारिता जो है वो C अगर हुई तो फार्मूला आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है, जिसको हम Q बोलते हैं, ठीक है। और विभवांतर हर संधारित्र पर अलग अलग होता है, V1 V2 और V3 होता है। और जब हम उत्तर की शुरुआत करते हैं तो V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से करना है। और मैथमेटिक्स की दृष्टि से ध्यान रखना, C इजिकल टू Q अपान V अगर आप याद रखेंगे तो आप इसमें लिखते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आप इसकी कॉपी बनाइएगा और इसको तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज की हमारी जो पढ़ाई है उसको हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। इस संधारित्रों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है और संधारित्र का जो परिणामी, जब उनको समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं तो परिणामी धारिता क्या होती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। संधारित्र में आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली जो है, अगर हम देखें तो संधारित्र में दो प्लेट्स हमारी होती है। एक को जैसे मान लीजिए आपने ए नाम दिया, तो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, हमें पता है। थोड़ा बहुत संधारित्र के बारे में बेसिक बात बता देता हूं कि दो प्लेट्स होती हैं, एक को आप ए नाम देते हैं और दूसरी को आप बी नाम देते हैं। जो ए प्लेट रहती है उसको आप धनावेश देते हैं, ठीक है ना। तो आपने इस ए प्लेट को यहां मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये धनावेश इस प्लेट के ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये धनावेश आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि मान लीजिए इस तरीके से संधारित्र का मतलब है दो प्लेट, कम से कम दो चालक प्लेट होना चाहिए। तो इसका ये वाला जो साइड है, इस पर क्या आ जाएगा, प्रेरित ऋणावेश आ जाएगा, मतलब दूसरे वाले संधारित्र पर, जो कि आपका क्या था, ये जो संधारित्र था ये आपका अनावेशित था। तो अनावेशित पर क्या आ गया, इस पर यहां ये प्रेरित ऋणावेश आ गया और यहां ये प्रेरित धनावेश आ गया। और इसका संबंध जब आपने पृथ्वी से कर दिया तो इस पर केवल क्या बचा, इस पर आपका केवल बचा प्रेरित ऋणावेश, और ये इस तरीके से ये आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया। ये संधारित्र में आपने अभी तक पढ़ा है। और संधारित्रों में क्या है कि आपने कहा दो प्लेट्स होती है। टोटली आप समझ गए कितनी प्लेट है आपके पास में, दो प्लेट है। एक प्लेट को आपने ए नाम दिया है, दूसरी प्लेट को आपने बी नाम दिया है। ए पर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है और प्रेरण के कारण बी का वो वाला साइड जो ए की तरफ है उस पर माइनस क्यू आ गया, दूर वाले साइड का संबंध पृथ्वी से कर दिया, ठीक है। ये दो प्लेटों से आपने इस तरीके से संधारित्र की बात की थी। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़े, है ना, इससे आगे बात की आपने, तो आपने कहा संधारित्रों का समूहन कैसे होता, मतलब जोड़ते कैसे। जैसे मान लीजिए ये एक संधारित्र है ना, ये एक संधारित्र हो गया। अब इससे दूसरा संधारित्र मान लो आपने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया दूसरा, तो ये श्रेणी क्रम हो गया, एक के बाद एक, है ना, जिसको मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, मतलब अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि संधारित्रों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं संधारित्रों को, उसको देखना है। संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो वो कैसे जोड़ा जाता है इसको हमें देखना है। चलिए इसको देखते हैं, संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम में क्या होता है कि जो भी संधारित्र आप लेते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया संधारित्र के बारे में कि संधारित्र में टोटल प्लेट्स कितनी होगी, दो प्लेट होगी, है ना, ए और बी, ठीक है, दो। अभी नॉर्मली जब भी संधारित्र की बात हम करते हैं तो समांतर प्लेट ले लेते हैं, तो दो प्लेट्स हो गई, ठीक है। ये अनावेशित है और इसको आप आवेश देते हैं, ठीक है। क्या सिखाया मैंने, इसको आप आवेश देते। तो मान लीजिए आपने इसको ये प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक, तो वो प्लस क्यू यहां चला जाता है इस संधारित्र के पूरे के ऊपर, यहां ये प्लस क्यू ये तार के द्वारा यहां आ गया है चालक तार। अब ये धनावेशित है और इसके पास में अनावेशित लाइन, मतलब इस पर आवेश नहीं है, पर कोई आवेश नहीं। तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि यहां पर प्रेरण की घटना होगी और इस वाले साइड पर ये माइनस क्यू आ जाए, ये, तो ये आपका एक संधारित्र का पैटर्न खत्म हो गया। दूर वाले पर प्लस आएगा,
अब आप उसको क्या करना चाहते हैं ये आप देख लीजिए। अगर आपने उसको ग्राउंड कर दिया तो बस ये इस तरह का पैटर्न बन गया आपका संधारित्र। इस संधारित्र को आपको 1 2 3 संधारित्र लेना है। कितने संधारित्र लेना है? 3 संधारित्र लेकर इस तरह से 3 संधारित्र ले लीजिए आप। 3 कैपेसिटर आपने ले लिए और तीनों कैपेसिटर को आप कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब समांतर क्रम कैसा होता है? समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि संधारित्रों को जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो एक के बाद एक जोड़ते हैं, एक के पीछे एक जोड़ते हैं, है ना। मतलब श्रेणी में आपको ऐसे जोड़ना, एक फिर से दूसरा फिर ये तीसरा, ये श्रेणी होगी। समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समांतर क्रम में क्या है? एक दूसरा तीसरा और तीनों को ऐसे जोड़ते, ये समांतर क्रम। समझ रहे मतलब तीनों का? देखिए क्या मतलब है इसका, समझिए इसको। इसका मतलब ये है, इसके जोड़ने का मतलब क्या है? देखिए यहां डायग्राम में देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं स्क्रीन में बताता हूं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने ये 3 संधारित्र लिए, ठीक है, पे एक की धारिता C1 है, दूसरे की C2 और तीसरे की C3, हो गए 3 संधारित्र। देखो इनकी जो मैंने प्लेट्स ली है तो उसमें ये जो आप लाल कलर की जो प्लेट देख रहे हैं वो पहली प्लेट है ना, तीनों की पहली प्लेट है। और जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो तीनों की कौन सी प्लेट है? दूसरी प्लेट, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 संधारित्र। अरे भैया जी 3 संधारित्र लिए हैं, एक की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3, 3 संधारित्र लिए हैं। अब वो बताने के लिए कि पहली प्लेट कौन सी है मैंने लाल कर दिया, दूसरी प्लेट को मैंने ब्लू कर दिया है ना। तो ये पहला आपको ऊपर दिख रहा होगा C1 धारिता, दूसरा उसके नीचे दिख रहा होगा C2 धारिता, तीसरा उसके नीचे दिख रहा है C3 धारिता। तो 3 संधारित्र ले लिए। कितने संधारित्र लिए? 3 संधारित्र। एक की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। तो हमने C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र लिए हैं। क्लियर हो गया? अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए समांतर क्रम का मतलब है आप एक के नीचे एक रख लीजिएगा, 1 2 3, ये समांतर क्रम। ओके, क्या किया आपने? C1 ऊपर रखा हुआ, उसके नीचे C2, उसके नीचे C3, 3 ले लिए, है ना। तीनों की आपकी धारिताएं भी हो गई। अब समांतर क्रम में क्या होता है ध्यान से देखना, और मैं जोड़ रहा हूं, आप स्क्रीन पे निगाह रखना, कोई प्रॉब्लम होगी बोर्ड पे बता दूंगा, ठीक है। अब देखना इसमें समांतर क्रम में क्या होता है। ये जो तीनों लाल है ना, ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको? आप क्या करेंगे, ये जो आपका ध्यान से देखिए, ये C1 है, ये C2 और ये C3 है। तो अब इसमें क्या करना? C1 C2 और C3, ठीक है ना। C1 C2 और C3 3 संधारित्र। तो इनकी जो पहली प्लेट है, उन पहली प्लेट का संबंध एक पॉइंट से कर दें, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखते जाना आप जरा इस चित्र में, स्क्रीन पे देखिए। ये देखिए, ये 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 C1 की पहली प्लेट का संबंध करने जा रहा हूं मैं। फिर मैंने लिया C2 की दूसरी प्लेट का संबंध और C2 की पहली प्लेट का संबंध, C1 की पहली प्लेट, C3 की पहली प्लेट, तीनों की पहली पहली प्लेट ले ली मैंने, और तीनों की पहली प्लेट का संबंध मैंने एक पॉइंट से कर दिया, उसको मैंने नाम दे दिया ए। एक बिंदु से कर दिया पहली प्लेट का संबंध, ठीक है। एक किसी भी परिपथ में किसी एक बिंदु से कर दिया तीनों की पहली प्लेट का संबंध। श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं हुआ था। श्रेणी क्रम में क्या हुआ था? ये पहली प्लेट थी, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहला संधारित्र C1, उसकी धारिता, ये दूसरा संधारित्र, उसकी धारिता C2, ये तीसरा संधारित्र, धारिता C3, और इनको क्या करा था? ये फर्स्ट प्लेट थी इसकी, ये सेकंड, ये इसकी फर्स्ट, ये इसकी सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, हो गए 3 संधारित्र। अब आप कहेंगे कि सर वो थोड़ा सा वैसा बता दो जैसा चित्र में है, तो लाओ वैसा बता देता हूँ। देखो ये रेड हो गए, ये आपकी दूसरा और ये आपका तीसरा, हो गए 3 संधारित्र। अब इसको जोड़ते वक्त क्या किया था कि ऐसे जोड़ा था लाइन से, ऐसे, इसकी पहले की दूसरी का, दूसरे की पहली से, दूसरे की दूसरी का तीसरी की पहली से, ऐसे जोड़ा। तो ये क्रम जो था, ये था कौन सा क्रम था? ये श्रेणी क्रम था, सीरीज थी, सीरीज, एक के बाद एक। यहां हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम। समांतर में क्या होगा, ये आपको यहां देखिए बोर्ड पर, ये इस पर देखिए स्क्रीन के ऊपर कि समांतर में क्या हो रहा है। समांतर में ऐसा हो रहा है कि आपने तीनों संधारित्र की जो फर्स्ट प्लेट है, लाल वाली आप जो देख रहे हैं फर्स्ट प्लेट, तीनों संधारित्र की,
तीनों संधारित्र की जो फर्स्ट प्लेट है, 1 2 और 3 है, तीनों संधारित्र है ना, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3, ये फर्स्ट प्लेट्स होगी। तीनों की फर्स्ट प्लेट का संबंध जो है वो एक पॉइंट से कर दिया यहां पर, ये पॉइंट आपने नाम दे दिया ए। ओके, तीनों की पहली प्लेट का संबंध ए से कर दिया। और तीनों की जो दूसरी प्लेट है, देखिए बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, ये देखो C1 की मैं दूसरी प्लेट ले जा रहा हूं, C2 की दूसरी प्लेट और C3 की दूसरी प्लेट, तीनों की दूसरी प्लेट का संबंध मैंने एक और पॉइंट से कर दिया है, और उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी, और उसका संबंध कर दिया पृथ्वी से। क्या किया देखो, ये तीनों की दूसरी प्लेट ले गया, 1 2, और ये तीनों की दूसरी प्लेट ले गई, और इसका संबंध कर दिया बी से, है ना, दूसरी प्लेट का, सॉरी, तो दूसरी प्लेट तो बनाना रही ना भाई, बना लेते ना, बना लो, ये दूसरी प्लेट, ओके, ये दूसरी प्लेट और ये दूसरी प्लेट, तीनों की दूसरी प्लेट का संबंध ये आपने ग्राउंड से कर दिया पृथ्वी से। ये आपका हो गया संधारित्रों के समांतर क्रम का सेटअप। सेटअप मतलब उसकी तैयारी हो गई। क्या तैयारी हुई कि तीनों की जो फर्स्ट प्लेट है, जो रेड वाली आपको यहां स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसका संबंध एक पॉइंट ए से कर दिया, और तीनों की दूसरी प्लेट जो आपको ब्लू वाली दिखाई दे रही है, इसका पॉइंट है आपको, इसका संबंध आपने दूसरे पॉइंट से कर दिया। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते। अब क्या हुआ, अब बहुत मजेदार बात ये हुई, आपने ऐसा कर दिया, अब आपको मालूम है कि आपको पहली वाली साइड पर प्लस क्यू आवेश देना है, मतलब पहली प्लेट को आपको धनावेश देना है, तो दे दीजिए। चलिए ये दे देता हूं मैं। देखो अभी तक जो सीखा है वो क्या है, वो स्क्रीन पर आ गया लिखा हुआ है ना, मतलब आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब शुरुआत तो वैसे यहां से हुई थी कि समांतर क्रम का संयोजन का मतलब यह होता है कि जितने भी संधारित्र आप लेते हैं, उनकी पहली प्लेट का संबंध किसी एक पॉइंट से कर देते हैं, और दूसरी प्लेट का संबंध किसी एक दूसरे पॉइंट से कर देते हैं। और जिस पहले पॉइंट से, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे वो पॉइंट ए है, तो उसको हम आवेश देते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होता है जिसको यहाँ हमने बी से बताया है, उसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये आपका अभी तक का। अब मैं आवेश देने वाला, तो अभी तक का जो आपका डायग्राम बना है वो इतना है ना। एग्जाम में ये डायग्राम काम नहीं आएगा, इसके बाद वाला बताऊंगा, मतलब पूरा बनाना है। एग्जाम में आप अलग अलग डायग्राम तो बनाएंगे नहीं भाई, एक ही डायग्राम बनाएंगे, तो वो जब पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि ये वाला डायग्राम एग्जाम में बनाना है। अभी मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में इसको समझा रहा हूं। ठीक है, क्या किया अभी तक हमने समांतर क्रम संयोजन में? समांतर क्रम संयोजन में आपने ये समझा कि समांतर क्रम का मतलब ये होता है कि कोई भी, चाहे संधारित्र लें, अभी ये संधारित्रों का समांतर क्रम है, बाद में प्रतिरोधों का समांतर क्रम आएगा, है ना। तो जब भी आप चाहे संधारित्रों का समांतर क्रम ले, प्रतिरोधों का समांतर क्रम ले, उसमें हमेशा आप ध्यान रखना कि उसका जो है, जो एक सिरा होता है, उस एक सिरे का संबंध किसी एक पॉइंट से करते हैं, लेफ्ट साइड में रह गया वो पॉइंट, और दूसरे सिरे का संबंध किसी दूसरे पॉइंट से करते हैं जो यहाँ राइट साइड में रह गया। मतलब एक सिरे का संबंध आपने ए से कर दिया, दूसरे सिरे का संबंध बी से कर दिया, तीनों संधारित्रों। ठीक है, और यहां मैंने देखो दर्शा भी दिया उसको लाल से आपका, कि ये C1 का पहला सिरा लाल से, C2 का दूसरा पहला सिरा लाल से, C3 का भी पहला सिरा लाल से, और उसका संबंध ए से कर दिया। और इसके दूसरा सिरा ये ब्लू 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 से दर्शा रहे तीनों के, C1 C2 C3 के, इसका संबंध बी से कर दिया। ठीक है, ए पर मैं आवेश देने जाऊंगा, और बी को मैंने पृथ्वीकृत कर दिया। अब क्यों किया पृथ्वीकृत, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किया सर आपने पृथ्वीकृत। अरे भैया जी, जब आप ए को आवेश देंगे, अभी देखो वो घटना होगी, बताऊंगा आपको पृथ्वीकृत क्यों किया। आपको मैंने संधारित्र समझा रखा है, पृथ्वीकृत क्यों करते हैं, है ना, आपको पता है बात, है ना। उससे क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चलिए आगे समझाऊंगा ना मैं इसको। अभी तक तो समझ में आ गया ना कि संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया ना, कि एक संधारित्र, दूसरा, तीसरा, और तीनों की पहली प्लेट का संबंध पॉइंट ए से, और तीनों की दूसरी प्लेट का संबंध पॉइंट बी से, पॉइंट बी को ग्राउंडेड कर दिया, पृथ्वी से जोड़। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए स्क्रीन पर आप ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं जो साइड ए है, इसको आवेश देने जाऊंगा। ठीक है, एक क्यू आवेश दे देता हूं मैं इसको। ठीक है ना, तो ये मैंने इसको आवेश दे दिया, ये देखिए मैं इसको आवेश दे रहा हूं, ये मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया। ठीक है, ये मेरा प्लस क्यू आवेश हो गया, मैंने इसको दे दिया प्लस क्यू आवेश। अब क्या होगा ध्यान से देखना, जब आप ये तीन संधारित्र आपने लिए, देखिए यहाँ बोर्ड पर देखिए, ये तीन संधारित्र आपने लिए, ये आपका C1 C2 और C3 आपने तीन संधारित्र लिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया, ये आपके तीन हो गए। एक आपने कहा C1, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3, तीन संधारित्र ले लिए, C1 C2 C3 धारिता के। फिर आपने क्या किया, ये यहाँ पर इसका संबंध किसी एक पॉइंट से कर दिया, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया A, और पहली प्लेट का संबंध A से, दूसरी प्लेट का संबंध आपने कर दिया ये B से, और ये B से कर दिया, और इस B को कर दिया आपने पृथ्वीकृत।
अभी तक इतना ही किया आपने। अब आपने यहां से क्या किया, इस ए को यहां से आपने इस ए को आपने दे दिया प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आपने इसको दे दिया। अब क्या होगा, जब आप इसको प्लस क्यू आवेश दे देंगे तो ये जो प्लस क्यू आवेश है इसका, क्योंकि इनकी धारिताएं सब अलग अलग है, तो धारिताओं के अनुपात में इनका इस प्लस क्यू आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा। तो यहां क्या होगा, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, अब इनका वितरण होगा। तो यहां इस जगह जो है आपका ये प्लस क्यू दिया आपने, तो यहां आपका प्लस क्यू1 चला जाएगा, है ना, इनकी धारिताओं के अनुपात में। यहां पर इसका प्लस क्यू2 चला जाएगा, यहां इसका प्लस क्यू3 चला जाएगा। मतलब इस पर आ गया आपका प्लस, तो आ ही गया पहली प्लेट पर, तो ये आपको मालूम है प्लस ही आता है, तो वितरण होगा, है ना। तो आपने इसको क्यू दिया, तो एक प्लेट पर क्यू1, एक पर क्यू2, एक पर क्यू3, मतलब इनकी जो धारिताएं थी उन धारिताओं के अनुपात के अंदर उनका क्या हुआ, आवेशों का क्या हो गया, वितरण हो गया। तो यहाँ क्यू1, यहाँ क्यू2 और यहाँ क्यू3 हो गया। मतलब अब ये भी बात आप समझना कि अगर आप करंट में भी ऐसा करते हैं ना, अगर आप धारा में भी ऐसा करते हैं, यहां से आई धारा देते, तो फिर यहां अगर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध लगे होते तो उसमें I1 I2 I3 जाते। मतलब जब आपने आवेश को इस तरीके से अगर आप देने जाएंगे तो वो उनकी धारिताओं के अनुपात में उनकी वैल्यूज क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ Q1 आवेश जाएगा, यहाँ Q2 जाएगा और यहाँ Q3 जाएगा। क्लियर है। तो ये आपने किया, वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए, ये Q1 चला गया, या आपकी स्क्रीन पर देखिए ये Q1 प्लस Q1 पहले पे चला गया, ये देखिए स्क्रीन पर प्लस Q2 दूसरे पर चला गया, और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर प्लस Q3 जो है आपका तीसरे पर चला गया। ओके, ये इस तरीके से आपके आवेश यहां पर आ गए कि पहले पर प्लस Q1 चला गया, दूसरे पर प्लस Q2 और तीसरे पर प्लस Q3 चला गया। ठीक है, अब क्या होने वाला है बताइए जरा मुझे, अब क्या होगा। अब तो वही होगा जो हर संधारित्र पर होता है। क्या होगा, अरे भैया जी इस संधारित्र पर भी प्रेरण की घटना होगी, इस पर भी प्रेरण की घटना होगी, इस पर भी प्रेरण की घटना होगी, तो तीनों संधारित्रों के ऊपर प्रेरण की घटना हो जाएगी। अब प्रेरण की घटना होगी तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब इस ये जो दूसरा संधारित्र है इसके अंदर वाली साइड पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। यही प्रेरण होता है कि जब आप धन प्लेट के पास में अनावेशित प्लेट रखते हैं तो क्या होगा, इस पर यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाता है, ये इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, प्रेरित ऋण आवेश, ये ऋण हो गया, तीनों जगह ऐसा। अंदर वाली साइड ये जो प्लेट है ना बी, ये बी है, और ये वाली आपकी मान लो ए, थोड़ी देर के लिए C1 C2 C3 में तो तीनों बना दिए ना। अब देखिए यहाँ ये इस पर माइनस आ गया, ये माइनस, ये माइनस, मतलब तीनों संधारित्र में जो सेकंड प्लेट है उसके अंदर वाली साइड माइनस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, प्लस है माइनस, प्लस माइनस, प्रेरण के कारण। और क्या हुआ होगा, और यह हुआ होगा कि जो दूर वाली साइड पर वापस प्लस आया होगा, मतलब यहां पर फिर से प्लस आया होगा इस जगह, लेकिन उसका संबंध किससे कर दिया हमने, पृथ्वी से कर दिया। तो अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखना है ना, क्योंकि क्या हुआ होगा कि जब आपने इस पर प्लस है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर ये धनावेश को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में यहां आपको कुछ भी नहीं लिखना। प्रेरण में तो क्या होता है, यहाँ धन है तो यहाँ अंदर वाली तल पर क्या आता है, ऋण दूसरे की, और बाहर वाली पर धन आता है ना, तो यहाँ हर जगह धन आएगा, लेकिन उसको आपने ग्राउंडेड कर दिया तो वो धन लिखना नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ भी आप प्रेरण की घटना कीजिए, आपके चित्र में प्रेरण की घटना कर लीजिए, स्क्रीन पर देखिए प्रेरण की घटना कैसे हो रही, देखिए आप ये स्क्रीन पर प्रेरण की घटना देखिए कि ये जो C1 है इसके ये जो अंदर वाला तल है इस पर आपका प्रेरित ऋणावेश आ गया, C2 में भी प्रेरित ऋणावेश कर दीजिए और C3 में भी प्रेरित ऋणावेश कर दीजिए। तो इस तरह की स्थिति बन गई। अब आप कहेंगे कि प्रेरण की घटना हुई तो इस पर प्रेरित ऋणावेश आ गया, और प्रेरित धनावेश तो उसका संबंध पृथ्वी से होने पर वहां उसको लिखना नहीं है। क्लियर हो गया। तो यह है आपका संधारित्रों का समांतर क्रम समूह, एक के नीचे एक रख देना, तीनों की पहली प्लेट का संबंध ए से कर देना, तीनों की दूसरी प्लेट का संबंध बी से कर देना, और फिर ए से प्लस क्यू देना, प्लस क्यू दिया आपने, ए से प्लस क्यू दे रहा है, प्लस क्यू देने पर वो क्या होगा, तीनों में वितरित होगा। तो ये एक पर Q1 जाएगा, एक पर Q2 जाएगा, एक पर Q3 जाएगा, समान रूप से नहीं जाएगा, अलग अलग जाएगा धारिताओं के अनुपात के हिसाब से। तो इसमें Q1 जिसकी धारिता C1 उस पर Q1 आवेश जाएगा, जिसकी धारिता C2 उस पर Q2 आवेश जाएगा, और जिसकी धारिता C3 उस पर क्या जाएगा, Q3 आवेश जाएगा। तब ये Q1 Q2 Q3 हो गया। और ये भी समझ में आ गया कि पहली प्लेट पर सब धन ही आएंगे क्योंकि यहीं से आ रहा है, तार से जुड़ के धन आ गए। अब यहाँ प्रेरण की घटना हुई तो अंदर वाले तल पर माइनस हो गए, दूर वाले पर प्लस लिखते लेकिन पृथ्वी से संबंध कर दिया इसलिए नहीं लिखा। क्लियर हो गया। तो ये आपका डायग्राम। अब यहां पर देखिए मजेदार बात, मजेदार बात यह है
कि ये ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा, देखिए अब आप ध्यान से देखना, ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा, मतलब इस संधारित्र की प्लेट पर भी वही विभवांतर होगा, क्योंकि उसका पॉइंट, देखिए इस संधारित्र के लिए देखिए, केवल ऊपर वाले पर ध्यान से देखिए, ऊपर वाले के लिए ये देखिए, यहां पर मैं आपको अपने चित्र बताता हूं, ऊपर वाले को देखिए, आपकी स्क्रीन पर देखना ऊपर वाले को, ये यहां देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये ऊपर वाले को देखिए, यहां आपको दिख रहा है कि ये यहां देखिए इसको, ये देखिए पहले में देखिए, तो ए का संबंध है इससे, पहले वाले से, और बी का संबंध है इस पहले वाले की दूसरी प्लेट से, है ना। मतलब हर एक में क्या हो रहा है, तीनों के तीनों में देखिए, स्क्रीन पे देखिए, तीनों का तीनों देखिए, इन तीनों में क्या हो रहा है कि पहली प्लेट का संबंध ए से है और दूसरी प्लेट का संबंध बी से। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप इन दोनों के बीच विभवांतर निकालना चाहें, मान लो पहले संधारित्र C1 की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना चाहें, तो वो वही होगा जो ए और बी के बीच है। अगर आप दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना चाहें, तो भी वो वही होगा जो ए और बी के बीच है। अगर आप तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना चाहें, तो भी वो वही होगा जो ए और बी के बीच में। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए भैया जी कि तीनों संधारित्र की पहली प्लेट ए से जोड़ रखी है, तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट बी से जोड़ रखी है। तो जो आपने ए पर इनपुट डाला है वो तीनों संधारित्र पर है, बी का जो आउटपुट है वो तीनों संधारित्र पर सेम है। मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वही तीनों संधारित्रों के बीच में उनके विभवांतर के बराबर होगा। मतलब आपने कहा कि ये ए और बी का जो आपका विभवांतर है, ए और बी के बीच का जो विभवांतर है, अब आप अपनी स्क्रीन पर चित्र में देख लीजिएगा, ए और बी के बीच का विभवांतर देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, ए और बी के बीच का विभवांतर बी है, वही आपका C1 के दोनों प्लेटों के बीच है, वही आपकी C2 की दोनों प्लेटों के बीच है, और वही आपकी C3 की दोनों प्लेटों के बीच है। और उसका कारण मैंने आपको बार बार समझाया है कि तीनों संधारित्र की जो फर्स्ट प्लेट है वो ए से जुड़ी है, तीनों संधारित्र की जो सेकंड प्लेट है वो बी से जुड़ी है, इसलिए ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा वही इन संधारित्र की प्लेटों के बीच का भी विभवांतर होगा। मतलब संधारित्रों का जो समांतर क्रम समूहन है उसके अंदर जो विभवांतर है वो C1 पर भी उतना ही है जितना C2 पर है, और C2 पर भी उतना ही है जितना C3 पर है। मतलब C1, C2 और C3 के विभवांतर बराबर है उनके सिरों पर, और वो वही है जो A और B के बीच में। अब A और B के बीच का विभवांतर कितना है? V है। तो यही V विभवांतर इसके ऊपर भी होगा, यही इसके सिरों पर भी होगा, और यही इसके सिरों पर भी होगा। मतलब यहां हम कह सकते हैं कि विभवांतर कांस्टेंट है और वो है V। बाकी चीजें थोड़ी अलग अलग दिख रही, जैसे आवेश अलग अलग हो गए, Q1, Q2, Q3 हो गए। जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो क्या होता था? श्रेणी क्रम में क्या होता था? विभवांतर अलग अलग होते थे, आवेश सेम रहते थे, है ना। समांतर में ऐसा नहीं। देखिए श्रेणी में क्या दिया, श्रेणी में क्या था बताता हूँ मैं, जरा सा एक पल के लिए बता दूं ताकि आपका मतलब दोनों में कभी कभी क्या होता है हम कंफ्यूज होते हैं, तो उसका समझ भी लो कि कैसे होता है। जैसे श्रेणी लिया, श्रेणी में क्या होता है, ये अभी आप समांतर पढ़ रहे हैं, है ना। श्रेणी में क्या होता था, देखिए ये आपने लिया, ये आपने 1 2 3, ठीक है, श्रेणी में जोड़ना, ये इसकी सेकंड प्लेट, ये इसकी सेकंड प्लेट, और ये इसकी सेकंड प्लेट। अब इनको जोड़ दो, ये जोड़ा, ये जोड़ दो, ठीक है, ठीक है, ये। अब आप जब यहां पर प्लस क्यू देते हैं, ठीक है, तो इस पर जाता है प्लस क्यू, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, और इस पर माइनस। इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3 पढ़ा दिया मैंने, है ना। अब यहां आप अगर देखें तो इसमें एक मजेदार बात आप यहां देख रहे हैं कि इसके सिरों पर देखिए, इसमें अब इसमें क्या हो रहा है, Q सेम रहेगा, मतलब Q आपका सेम हो गया, लेकिन इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर V2 और इसके सिरों पर V3। तो श्रेणी में क्या हुआ, अरे भाई एक के बाद एक जुड़े हैं तो विभवांतर आपका बदल जाएगा, है ना, लेकिन आवेश समान। तो श्रेणी क्रम में क्या था, Q समान था और V1, V2, V3 थे, मतलब विभवांतर अलग अलग था। यहां क्या हुआ, यहां उसका उल्टा है, देखो आप, यहां क्या हो गया, यहां ये हो गया कि यहां पर क्या हुआ, यहां आपने ये सीख लिया जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या हुआ है कि आवेश अलग अलग हो गए, मतलब Q1, Q2, Q3 हो गए और विभवांतर सेम हो गया, है ना। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो ये आपकी देखिए स्क्रीन के ऊपर कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q1 है, दूसरी पर माइनस Q1 है, और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q2, दूसरी पर माइनस Q2, और तीसरे संधारित्र की जो आपकी पहली प्लेट है उस पर प्लस Q3 और दूसरी पर
माइनस Q3। और ये यहाँ देखिए, ये बात मैंने पहले ही सिखा दी कि यहाँ अगर प्रेरित धनावेश आया भी सही बाहर की तरफ, ये प्रेरित धनावेश जैसे कि आएगा तो उसका संबंध आपने यहाँ बी पॉइंट से होते हुए कहां से कर दिया, पृथ्वी से कर दिया, इसलिए यहाँ पर आप प्रेरित धनावेश नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई कि ये विभवांतर समान है, C1 की दोनों प्लेटों के बीच भी उतना ही है जितना C2 की दोनों प्लेट के बीच में है, जितना C3 की दोनों प्लेट के बीच में है। और वो विभवांतर कितना है, जितना A और B के बीच में। तो A और B के बीच का विभवांतर कितना है, V है। ये वाला जो डायग्राम है ये आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है, परीक्षा में ये डायग्राम आप बनाएंगे। आगे बढ़े, अब जो अलग अलग है उससे शुरुआत करेंगे, है ना, और जो सीखा है उसको लिखेंगे, है ना। तो क्या सीखा आपने वो लिख देते हैं कि A को हमने प्लस Q दिया जो तीनों संधारित्र में विभक्त हो गया, ठीक है, Q1 Q2 Q3 उनकी धारिताओं के अनुपात में विभक्त हो गया। ओके, सिंपली। अब प्रेरण की क्रिया से तीनों संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उस पर उतना ही प्रेरित ऋणावेश आ जाएगा जितना उसकी पहली प्लेट पर होगा। ये प्रेरित ऋणावेश आ गया। ये आपने थ्योरी का काम खत्म कर दिया, 2-2.5 लाइन बस, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना ये बात कि आपने इसको A को प्लस Q दिया और वो तीनों संधारित्र में विभक्त हुआ, मतलब उनकी धारिताओं के अनुपात में हो गया। तो C1 पर Q1 चला गया, C2 पर Q2 चला गया, C3 पर Q3 चला गया। जितना जितना पहली प्लेट पर गया उसके विपरीत आवेश उतना का उतना दूसरी प्लेट पर चला गया। मतलब C1 पर दूसरी प्लेट पर माइनस Q1, C2 की दूसरी प्लेट पर माइनस Q2 और C3 की दूसरी प्लेट पर माइनस Q3। और उसका जो कौन सी वाली साइड पर गया है, अंदर वाली साइड पर, बाहर वाली साइड का संबंध किससे कर दिया, पृथ्वी से कर दिया। आगे बढ़े, चलिए अब क्या हुआ, अब तीनों संधारित्र पर आवेश क्या क्या होंगे, तो देखिए अब क्या क्या आवेश होंगे तीनों संधारित्र। एक एक संधारित्र पर हमको आवेश निकालना है ना। तो पहले पर आवेश क्या है, Q1, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर क्या है, Q3। याद रखना, संधारित्र पर जब भी आवेश लिखा जाता है वो उसकी पहली प्लेट के आवेश को ही उसका आवेश लिखा जाता है, ठीक है। तो पहली संधारित्र पर आवेश है ना, तो आपका पहले संधारित्र पर कितना है, Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3। ओके, अब इन आवेशों के मान लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आवेश को लिखने के लिए अब जैसे पहले संधारित्र पर लिखना है तो पहले संधारित्र के बारे में बताता हूं आपको। अब आपका धारिता का सूत्र क्या है, C इज इक्वल टू Q/V। यही है, ये देखो मैंने साइड में लिखा, धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। यही मैंने कहा था, हमेशा के लिए याद रख लो आप, C इज इक्वल टू Q/V। जो जरूरत पड़े वो लिख देंगे इससे, जिसकी भी जरूरत पड़े। अगर आपको Q की जरूरत पड़े तो C भी लिख देना, V की जरूरत पड़े तो Q बटे C लिख देना। देखो यहां से क्या क्या हो सकता है, देखो अगर आप यहां से Q निकालेंगे तो क्या होगा, C में V का गुणा कर दो, C भी हो जाए। अगर आपको जरूरत पड़ेगी नहीं सर हमको तो V निकालना, अरे तो भाई V निकाल लो, ये C इसके बटा में डाल दो, Q बटे C हो जाए। तो जैसी आपको जरूरत पड़े वैसी लिख लेना। अब आपको अभी काय की जरूरत है, अभी आपको जरूरत है Q की, तो Q क्या होगा, C और V का गुणा। तो तीनों जगह आप ऐसा करना, तीनों जगह देखना C और V के गुणा, ठीक है, मिटा दो। अब तीनों जगह देखना C और V के गुणा, यस, पहली जगह देखो C और V का गुणा, फर्स्ट जगह देखो, ठीक है। फर्स्ट में देखो आप चित्र में, यहां देखो आप, देखिए तीनों संधारित्र पर आवेश, तो C इज इक्वल टू Q/V, तो Q इज इक्वल टू हो गया CV। ओके, तो अब Q1 का मान लिखना है, Q2 का लिखना है और Q3 का लिखना है। तो तीनों पर जाएगा, पहले पर Q1 है, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3 है। तो Q1 का मान कितना होगा, देखो अब देखो Q बराबर CV लिखना है, चित्र में देखना, स्क्रीन के ऊपर देखो Q1 बराबर, देखो Q इज इक्वल टू CV लिखना है, यहीं से ये सूत्र एक ही है, Q इज इक्वल टू CV, सूत्र आपका एक ही है, C इज इक्वल टू Q/V से आपने निकाला है Q इज इक्वल टू CV। अब पहले पर निकालना चाहते हो, पहले पर चित्र में देखो आवेश कितना है, Q1 है, धारिता कितनी है, C1 है, और पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, अरे वही है जो A और B के बीच में, सब पर विभवांतर समान है, ये भी हो गया C1 भी। अब दूसरे संधारित्र पर देखो Q2, आवेश कितना है उसका, Q2 है, धारिता कितनी है उसकी, C2, और विभवांतर उसकी प्लेटों के बीच भी कितना होगा, V होगा, V सेम है। तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3, धारिता C3 और विभवांतर वही है V। तो Q इज इक्वल टू CV से आप देखो, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताता हूं, देखिए आप Q इज इक्वल टू CV। अब यहां पहले पर देखिए, पहले पर आवेश क्या हुआ, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच भी V है, इन दोनों के बीच भी V है, इन दोनों के बीच भी V है ना। मतलब हर एक संधारित्र के ऊपर जो विभवांतर है दोनों प्लेटों के बीच वो V है।
तो v को आपको बदलना नहीं है, मतलब यहाँ q इजिकल टू cv में v तो v रहेगा। अब बदलेंगे कौन, यहाँ q1 लिखना है, यहाँ c1, q2 c2 q3 c3, बस इस सूत्र में मान भरते जाइए। तो पहले संधारित्र पर क्या आवेश होगा, q1 इज इक्वल टू c1v। देखो आप q1 इज इक्वल टू c1v, q इज इक्वल टू cv से ले लिए। अब दूसरे पर q2 इज इक्वल टू c2v, तीसरे पर q3 इज इक्वल टू c3v। हो गया कि नहीं, तीनों संधारित्र पर आवेश q1 q2 और q3। ये हो गया आपकी q1 इज इक्वल टू c1v पहली समीकरण, q2 इज इक्वल टू c2v दूसरी समीकरण, q3 इज इक्वल टू c3v तीसरी समीकरण। मतलब q इज इक्वल टू cv से आपने मान को पटक दिया है। ओके, अब आप क्या करने जा रहे हैं, कुल आवेश लिख दो और आपका आंसर आने वाला है। बस अब आप तैयारी में हो गए उत्तर की। मेरी बात आपको स्पष्ट हो गई, आगे बढ़ू मैं। तो तीनों संधारित्रों पर आपने आवेश निकाल लिया। एक मजेदार बात बताता हूं, जब भी आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन करें या समांतर क्रम समूहन करें, जो अलग अलग होता है उसी से शुरू करें। जैसे श्रेणी क्रम में कौन अलग अलग था, याद करो, विभवांतर अलग अलग था, v1 v2 v3। तो शुरू आपने v1 v2 v3 से ही किया कि पहली पर विभवांतर, दूसरी पर विभवांतर, तीसरी पर विभवांतर, फिर आपने कहा परिणामी विभवांतर, तो आपने कहा था v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, यही हुआ ना। अब यहाँ क्या अलग अलग है भाई, यहाँ तो विभवांतर सेम है, अलग अलग क्या है, q1 q2 q3। तो शुरू आपको किससे करना पड़ेगा, q1 q2 q3 से। मतलब ये बात याद रखना कि जो अलग अलग है उसी से शुरू करना। अलग अलग कौन है, q1 q2 q3 है, शुरू भी हम किससे करेंगे, q1 q2 q3। तो पहले पर आवेश q1 बराबर c1v, अरे भाई सूत्र है q बराबर cv। अब q बराबर cv में सोचो, v तो वही है, अब रखो मान पहले के लिए, तो q की जगह q1, c की जगह c1 और v वही है, तो q1 बराबर c1v। दूसरे में देखो q2, देखो सेकंड, अब सेकंड में देखो स्क्रीन पर, q2 बराबर c2v, q3 बराबर c3v, है ना। देखो v v v v तो वही है, v फिक्स है, v नहीं बदल रहा है q बराबर cv के सूत्र में, क्योंकि v तीनों पर वही है। लेकिन यहाँ धारिता c1 है, यहाँ c2 है, यहाँ c3, तो एक बार c1 एक बार c2 एक बार c3। यहाँ आवेश q1 है, q2 है, q3 है, तो एक बार q1 q, मतलब q की जगह q1 q2 q3 रखना है, c की जगह c1 c2 c3 रखना है, और v वो का वही रखना है। तो तीनों संधारित्र पर आपको अलग अलग आवेश मिल जाएंगे। अब आपको मैंने क्या सिखाया कि अब आप इनका सब मिलाकर आवेश निकाल लो, क्योंकि आपका q का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक में q1 गया, एक में q2 गया और एक में q3 गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q1 प्लस q2 प्लस q3। कर लीजिए, आगे बढ़े। देखिए और ये मजेदार बात, ये मैंने आपको देखिए ये आपको बता दिया है कि यही वाला चित्र एग्जाम में बनाना है। आपको सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है चित्र, आप एग्जाम में बना दीजिए, एक ही चित्र बनाना, ओके। और सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जब भी प्रश्न परीक्षा में आए बहुत सिंपल लिखना है इसको। आपके नाम तीन संधारित्र लेते हैं, एक की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3। तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को एक पॉइंट A से जोड़ते हैं, तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक पॉइंट B से जोड़ते हैं, और B का संबंध पृथ्वी से करते हैं। A को प्लस Q आवेश देते हैं और वो धारिताओं के अनुपात में तीनों संधारित्र पर चला जाता है, पहले पर Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3। प्रेरण के कारण इनकी जो दूसरी प्लेट है उस पर उतना ही माइनस आवेश चला जाएगा। खत्म खत्म। अब सीधे सीधे आपको लिखना है, पहले संधारित्र पर आवेश ये लिखा है, दूसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र, और Q बराबर CV से लिखना है, क्योंकि सूत्र एक ही पता है हमको, C इज इक्वल टू Q अपान V। अगर आप यहां से Q निकालेंगे तो ये हो जाएगा CV। अब Q1 निकाल लो, Q2 निकाल लो, Q3 निकाल लो। क्लियर हुआ, आगे बढ़ू। चलो अब मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे कुल आवेश निकालना है, तो समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, क्या हो गया, Q इज इक्वल टू, भाई तीनों, भाई आपने यही वाला देखो ना इस चित्र को आप ध्यान से, तो ये आपने यही तो आपने किया है। ये देखो Q के तो तीन टुकड़े हुए, Q1 Q2 Q3, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आपने अभी हाल पिछले उसमें मान निकाले Q1 के, Q2 के, Q3 के, है ना। ये Q1 का मान देखो कितना है, C1V, Q2 भी क्या लिखोगे, C2V, Q3 की ये क्या लिखोगे, C3V लिख दो। तो अब आप देखिए आपने वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1 2 3, समीकरण 1 2 3 समान रखना है। एक का Q1 का मान क्या है, C1V, Q2 का है C2V, Q3 का है C3V, रख दो। तो Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V रख दीजिए भाई। ये रख, अब क्या करें, ये रख दिया। अब रखने के बाद जो फैक्टर आपका कॉमन है उसको कॉमन उठाइए। देखिए v यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, v कॉमन ले लो, है ना, ये v कॉमन ले लिया, जो समान है ना वही कॉमन आ जाएगा आखिरी में। अरे बहुत सरल है। तो Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, v तीनों जगह है,
V इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी V को कॉमन ले लिया। अब V कॉमन होते ही क्या हुआ, देखिए यहां से बचा, देखिए V कॉमन हुआ तो यहां से बचेगा C1 प्लस यहां से बचेगा C2 प्लस यहां से बचेगा C3 और ये V कॉमन हो गया। ठीक है, अब ये V को आप इसके बटा में डाल दीजिए, है ना भाई। क्या करोगे, आपको यही करना, V को इसके बटा में डाल दो। तो अब आप V को इसके बटा में डाल दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या हो गया, Q बटे V हो गया और ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। Q बटे V बराबर आया है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब मजेदार बात यह है साहब कि ये जो Q बटे V है ये क्या है Q बटे V? अरे C है, तो क्या है, C है, C बराबर Q बटे V है, तो इसकी जगह C आ जाएगा तो उत्तर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि ये तीनों संधारित्र की धारिताएं आपकी जो है, इन तीनों संधारित्र का एक संधारित्र बना लो आप, ये एक बना लिया, ठीक है, एक बना लिया तो इस पे आपने कौन सा आवेश दिया था, Q दिया था, है ना। इस पर क्या आया, माइनस Q आया और ये इसने आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया। अगर इसकी धारिता को आप C मानते हैं तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हुआ, V हुआ, क्योंकि यहाँ विभवांतर सेम है ना। अगर इन तीनों का आप एक कर दें, ये तीनों जितने भी है इनका मतलब एक मान लें इन तीनों। अरे भाई जब परिणामी धारिता निकालनी है, C निकालना, तो एक तो मानना ही पड़ेगा, तो एक मानोगे तो क्या होगा, अब आप देख लीजिए एक मानने पर क्या होगा, ये आपका प्लस Q और ये आपका माइनस Q। एक मानना मतलब इसको प्लस Q दिया था ना आपने, तो तीनों का यहाँ Q1 Q2 Q3 हुआ था, तो वो आपका हो गया Q, है ना, और ये माइनस। अब विभवांतर कितना है, V है, तो आपका C इजिकल टू क्या है, Q अपान V। अब ये Q अपान V लिखा है ना, तो आप इसकी जगह C लिख दीजिए कि आपकी परिणामी धारिता अगर कितनी हो, C हो। मतलब ये हुआ कि अगर इन तीनों संधारित्रों का की तुल्य धारिता निकाले, कुल धारिता निकाले, अगर वो C है तो फिर देखिए Q अपान V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, है ना। यदि संयोजन की प्रभावी या तुल्य धारिता C हो तो देखिए Q अपान V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं Q अपान V की जगह C। देखिए Q अपान V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, C, क्योंकि C इजिकल टू Q अपान V तो आपका फार्मूला है, जो मैंने आपको कहा कि C इजिकल टू Q अपान V। आप हमेशा इसको याद रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, C इजिकल टू Q अपान V, धारिता, आवेश और विभवांतर, C इजिकल टू Q अपान V। तो देखिए Q अपान V की जगह आपने C लिख दिया, तो Q अपान V की जगह आपने C लिख दिया, तो C इजिकल टू Q अपान V, Q अपान V की जगह आपने C लिख दिया, तो यह हो गया आपका C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हो गया कि नहीं हो गया, ये आपकी तुल्य धारिता हो गई। मतलब एक मजेदार बात आपने यहाँ सीख ली कि जब आप, देखिए अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ कि आपने जब क्या किया था कि यहाँ पर आपकी जो धारिता आई ना समांतर क्रम में, वो क्या आई, देखिए समांतर क्रम में आपकी धारिता आई, ये समांतर में आपकी धारिता आई है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम में धारिताएं, अगर समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो धारिता बढ़ती है, परिणामी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने 1 माइक्रोफेरेड कर लिया, ये भी एक का और ये भी एक का, तीनों, और फिर कहा परिणामी धारिता बताओ, तो एक धन एक कितनी हो जाएगी, 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, तो परिणामी धारिता क्या होगी, बढ़ गई, है ना। अब देखो अगर मैं इसको सी धारिता का लेता हूँ, इसको भी सी का, सी और सी के 2 लेता हूँ तो कितने बनेंगे, 2C, सी और सी के लिए तो कितने बने, 2C, सीसी के 3 लिए तो कितने बनेंगे, 3C, और अगर एन ले लिए तो धारिता कितनी हो जाएगी, NC। तो अगर n संधारित्र आपके समांतर क्रम में जुड़े हो तो धारिता हो जाएगी NC, मतलब n गुना हो जाएगी। अगर वो संधारित्र आपके क्या है, सभी की धारिता है CC, तो 2 हुए तो 2C हो जाएगी, 3 हुए तो 3C हो जाएगी, और n हुआ तो NC हो जाएगी। और यहां हमने एक बात सीख ली कि संधारित्रों के समांतर क्रम में जो परिणामी धारिता होती है वो बढ़ती है, और जितने संधारित्र लेते हो उतनी गुना हो जाएगी अगर आपने धारिताएं समान ले ली। अलग अलग ले ली तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो एक संधारित्र आपने ले लिया 1 माइक्रोफेरेड का, एक ले लिया 2 का, एक ले लिया 3 का, और परिणामी धारिता पूछी, तो 1 माइक्रोफेरेड में 2 माइक्रोफेरेड को जोड़ दो और उसमें 3 को जोड़ दो, तो 1 धन 2 धन 3 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, परिणामी धारिता को निकाल लेंगे। तो ये है संधारित्रों का समांतर क्रम समूह, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समूहन बहुत अच्छे से समझ में